बच्चों आज से हम लोग एक सीरीज चालू करेंगे नीट के लिए वन शॉट, ठीक है। जो नीट 2026 है उसमें मैं एक वन शॉट की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर क्या देखने वाले, वेव ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग 12 के सारे चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे, फिर 11 के सारे चैप्टर्स को। ओके, ये थोड़ा सा एक सस्ता क्या बोल सकते हैं वन शॉट है, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ। जिन लोग को भी आजकल के टाइम में स्मार्ट बोर्ड पे बनाते, जल्दी मैं भी ट्राई करूंगा कि हम लोग डिजिटल बोर्ड पे शिफ्ट करें, बट क्वालिटी में तुम लोग को ट्राई करूंगा कि तुम लोग को बेस्ट से बेस्ट मिले। सारी चीजें नीट के पीवाईक्यूज, जेई के पीवाईक्यूज हो गए, इवन एनसीईआरटी, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, जिससे जो तुम्हारे दो क्वेश्चन नीट में वेव ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे बेसिक से देखेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जो इसमें पढ़ोगे दैट विल बी इंटरफेरेंस, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है उस पर हम लोग ज्यादा करके फोकस करेंगे। इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, फिर डिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन, फिर जो थर्ड आएगा उसको क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। इस साल पोलराइजेशन से ही दो क्वेश्चन नीट ने पूछे हैं, तो इन दोनों पे अभी हम लोग क्या करना है, काम करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स पर आता है, ये सब बेसिक्स पे, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोग को सीरियसली होके इसमें पेन और बुक के साथ बैठो, जो भी मैं चीजें लिखा रहा हूं उसको नोट डाउन भी करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कोहेरेंट सोर्स। ये सीरीज में क्वेश्चन के हिसाब से दूंगा कि क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को लगता है तो उसको हम लोग वहां पे देखेंगे। अभी पूरा डिटेल में वेव ऑप्टिक्स पढ़ के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होंगे, ये वो सोर्स होंगे, सोर्स विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्या होता है इनमें बच्चों, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। ऐसे सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। हमारे नीट में जो भी मेजॉरिटी क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, कोहेरेंट सोर्स पे। सर ये दिखते कैसे, अगर आपके पास, पहले ये ध्यान रखना, टू सेपरेट आइडेंटिकल सोर्स को, टू सेपरेट आइडेंटिकल सोर्स कांट बी कोहेरेंट, ठीक है। अगर मैं दो बाजार से बल्ब लेके आ जाऊं, सेम कंपनी के, सेम पावर के, सेम पैसे के, फिर भी उनको मैं कोहेरेंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो सर इनको बनाए कैसे कोहेरेंट को, कोहेरेंट को कैसे बनाते हैं, मान लो कि मेरे पास एक स्लिट है और स्लिट में एक सोर्स है, तो क्या सोर्स से वेव निकलेगी, हाँ। और इधर क्या करते हैं, इधर हम लोग दो स्लिट्स बनाते हैं, S1 और S2। क्या लाइट इसके थ्रू पास होने वाली है, हाँ सर। फिर क्या इधर से लाइट जाएगी। अब ये मुझे बताओ, इन दोनों से जो लाइट निकल रही है वो तो एक ही से आ रही है ना, तो यहां पे ये दोनों सोर्स कैसे काम करेंगे, कोहेरेंट सोर्स। कैसे काम करने वाले बच्चों, कोहेरेंट सोर्स। क्या यहां तक आके समझ में, ठीक है। अब आगे करना क्या है उस पर बात करते हैं, आगे क्या करना है उस पर बात करते हैं। देखो, जैसे तुम लोग लिखने में बोर्ड भर गया हो, तुम लोग उसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो, फिर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो यहां पे क्या अभी देखने वाले हम लोग उस पर आते हैं। सबसे पहले अगर दो सोर्स है बच्चों, S1 और S2, ये दोनों क्या करेंगे, एक पॉइंट पर आके मीट करेंगे, मतलब ये भाई वेव्स का क्या होगा, सुपरपोजिशन। क्या होगा, वेव्स का सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में क्या होगा, सिर्फ यहां पे एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर फेज डिफरेंस। अगर सेम फेज पर आ रहे तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अपोजिट फेज पर आ रहे तो डिस्ट्रक्टिव, इतना पता है ना। तो यहां पे क्या होगा, सुपरपोजिशन। हाँ, अब जब दो वेव जाके टकराएगी तो बच्चों रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर का। सर ए आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टू A1 A2 cos डेल्टा फाई। ये ध्यान रखेंगे, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा। और फाई, डेल्टा फाई क्या होगा, फेज डिफरेंस। क्या होगा बच्चों, ये फेज डिफरेंस। पहला फॉर्मूला चैप्टर का भैया, पहला फॉर्मूला फेज डिफरेंस, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, याद हो जाएगा, हाँ ठीक है सर। दूसरा सुनो, पहला टिक मारो, हाँ भाई। दूसरा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये दूसरा, जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्ट ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में नहीं होती, ओमेगा स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल में होती है। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, जब आपको बोल दिया गया हो कि आइडेंटिकल सोर्स है,
जब आपको बोल दिया गया हो कि भैया ये तो आइडेंटिकल सोर्स है, इन दैट केस इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या, ए स्क्वायर। कहता याद हो जाएगा। हाँ, दूसरा पॉइंट, दूसरा भी सुनना। ए का मतलब इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड में से लिख देता हूं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, अगर स्फेरिकल सोर्स है, क्या है बच्चों हमारे पास, स्फेरिकल सोर्स है, ठीक है, एक छोटा सा सोर्स मैंने लिया जो क्या बना, जो लाइट्स को आगे फेंक है, आगे जाके हाइगेंस को भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। तो जो लाइट है वो कैसे स्फीयर के फॉर्म में दूर दूर भागेगी, हाँ सर दूर दूर भागेगी ना, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/r² के, वेयर r क्या होगा इसमें, रेडियस। हाँ सर। दूसरा, अगर लाइन सोर्स है, अगर क्या है, सोर्स है वो लाइन है, लाइन मतलब आप अपने ट्यूबलाइट देख सकते हो, वही लाइन सोर्स जैसा है ना, तो इस वाले केस में ऐसे करके वो लाइट्स को एनर्जी को स्प्रेड करेगा। इस वाले केस में I प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/r के। कहते ना आ गया, फटाफट लिखते चलो साथ साथ में और बोलते भी चलो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हाँ सर। फिर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, ये है एम्पलीट्यूड, ओके, ये है रेडियस, ये है इंटेंसिटी, ओके, और ये r, डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको भी। हाँ, दूसरा आगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का भैया फॉर्मूला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला IR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई। दूसरा शानदार फॉर्मूला चैप्टर का, दूसरा शानदार फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। कितनी बात क्लियर है? हाँ सर, बढ़िया, मजा आ गया। चलो चलो आगे देखो, आगे आगे सुनते चलो, मजा आता रहेगा। चलो चलो देखो भाई, अब क्या है, ये होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ओके। अब इधर डेल्टा फाई को क्या बोलते हैं सर? सर ये तो होता है फेज डिफरेंस। क्या होता है ये तो फेज डिफरेंस होता है ना, इज इक्वल टू क्या, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सर डेल्टा एक्स क्या होता है? वो होता है पाथ डिफरेंस। क्या होता है? पाथ डिफरेंस। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको पाथ डिफरेंस देंगे, पाथ डिफरेंस से क्या निकालना पड़ेगा? फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से क्या निकालना पड़ेगा? फेज डिफरेंस। ठीक है, क्या इतना समझ लोगे? बहुत ज्यादा हम लोग कंसेप्ट भी डिस्कस नहीं कर रहे, बट ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों को मैं इसका भी थोड़ा बहुत मतलब समझा दूंगा। हाँ, क्योंकि ऐसे देखना, मान लो कि एक वेव है, ये इस तरह की एक वेव है, ठीक है, इधर पॉइंट ए है, इधर बी है, इन दोनों के बीच में बच्चों अगर कोई पूछे फेज डिफरेंस कितना है, नॉर्मल है ना, ये 0 होता है सर, ये क्या होता है 90, ये 180 होता है, ये 270 और ये 2 पाई। तो ए और बी के बीच में फेज डिफरेंस कितने का हुआ? 2 पाई का। समझ गए ना फेज डिफरेंस? अब अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि मेरी वेव ने इतना चला, इसको क्या बोलते हैं? सर इसको तो लैम्डा बोलते हैं। तो आपको डेल्टा एक्स कितना मिला? सर डेल्टा एक्स मिल गया लैम्डा। भाई पुट करो इसको, तो पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। ये इस तरह काम करता है कि जब आपको पार्ट डिफरेंस पता हो, उससे आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, फिर बता सकते हो कि वहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, क्या इतना आ गया सबको समझ में? ओके, चलो अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे नीट ने बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उस पर बात करते हैं। क्या है वो, उसको समझना भी। दो टाइप के भैया इंटरफेरेंस होता है, दो टाइप के इंटरफेरेंस होता है। कौन से कौन से? एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं भैया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक क्या होता है जिसको बोला जाता है भैया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तुम लोगों को मैं सारी चीजें लिख के दिखा सकता हूं क्योंकि पीपीटी वाला काम नहीं है मेरे पास। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1। अब इन नोट्स में AR और इंटेंसिटी का फॉर्मूलास देखो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वहां पे इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी और एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। वो कब पॉसिबल है? जब cos की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वैसे ही डिस्ट्रक्टिव में cos की वैल्यू मिनिमम, अरे भैया 0 नहीं, -1। सर यहां तक तो आ गया। तो अब मुझे बताओ cos 1 कहां पे होता है सर? वो होता है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे। सर इतना क्यों लिख रहे हैं भाई? डायरेक्ट लिख देते हैं 2n पाई। cos 0 1 होता है, cos 2 पाई भी 1 होता है।
वैसे -1 कहाँ पे होता है बताओ सर? वो होता है पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे। बेसिकली इट इज 2n - 1 पाई। सर यहां तक आ गया, अच्छी बात है। अब डायरेक्टली ए मैक्स का जो फॉर्मूला होगा, ए मैक्स का, दैट विल बी a1 प्लस a2, याद होना चाहिए। कहां से निकाला? AR वाला जो फॉर्मूला उसमें सिर्फ कॉस की वैल्यू को 1 पुट कर दो, वहां से आपको आ जाएगा। वैसे ए मिनिमम बताओ बच्चों, ए मिनिमम सर ये तो होगा a1 माइनस a2। हाँ ओके, क्लियर तो इतना। फिर आगे आई मैक्स बहुत जरूरी है। आई मैक्स का फॉर्मूला बताओ सर? ये होता है √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। सही है। वैसे ही आई मिनिमम होता है √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। ये भी याद हो जाना चाहिए। हाँ सर ओके। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका इतना काम नहीं है बट हम लोग को याद होना चाहिए। डेल्टा फाई क्या होता है सर? डेल्टा फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। हाँ सर। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे फेज डिफरेंस तो पता है, तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा? तो यहां पे 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स यहां से क्या मिलेगा? n लैम्डा। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, आपको पार्ट डिफरेंस देके बताएगा कि कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। अगर डेल्टा एक्स n लैम्डा है, मतलब जहां पे n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो अगर किससे बोलते हैं फाई लैम्डा। फाई लैम्डा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इतना याद होना चाहिए हम लोग को एग्जाम के लिए। वैसे भैया इधर बताओ, चलिए तुम लोग खुद से भी पॉज करके चीजें डिराइव कर सकते हो। डेल्टा फाई क्या होगा सर? होगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई की वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा एक्स आएगा 2n - 1 by 2 लैम्डा, और यहां पे n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह चलने वाली है। क्या यहां तक आ गया सबको समझ में? ओके चलो, अब पहले जो जितना सीखा है उस पर फटाफट हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। तो कौन से दो वेव से मुझे एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा? ठीक है, इंटरफेरेंस हम लोग को सबसे अच्छा देखने को मिलेगा दैट इज इन क्या? कोहेरेंट सोर्सेज आर, तो जिनका फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा और क्या होगा? एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी हमको देखने को मिलेगा। तो आप बताओ कि किसमें आपको फ्रीक्वेंसी सेम देखने को मिल रहा है? फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो ओमेगा वाला पार्ट है, ये ओमेगा है, ये 2 ओमेगा है, ये ओमेगा है। क्या 1 और 3 हम लोग बोल सकते हैं? हाँ सर। क्या इन दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे -5 मतलब जो फेज डिफरेंस होगा वो तो 5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? फर्स्ट वन। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? फर्स्ट वन। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट 2016 में पूछा था। एक कब पूछा था? नीट 2016 में। ठीक है, मैं एक बार भी बोर्ड से हट रहा हूं, आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। ठीक है, एक टाइमर लगा लो कि मुझे इसको 1 मिनट में सॉल्व करना है और फिर इसका सोल्यूशन देखना। चलो, कैसे आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा? ओके, तो चलो अब सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिया है बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस। ओके सर, कोहेरेंट सोर्स भी बोल दिया गया। सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n, तो ऐसे मान लेते हैं अभी I1 by I2 को हम लोग कुछ n लिख सकते हैं। हाँ सर, तो यहां से I1 क्या होगा सर? n into I2 होगा। बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट याद भी रहता है बट नहीं हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करना है उस पर आएंगे। हाँ चलो आगे अभी समझना बच्चों। IR का फॉर्मूला क्या होता है सर? वो होता है I1 प्लस I2, बोलते बोलते चलो साथ में, 2√I1 √I2 cos डेल्टा फाई। हाँ सर बढ़िया। I मैक्सिमम बताओ। I मैक्सिमम का मतलब क्या होगा? cos फाई की वैल्यू 1 रखोगे, यही सिखाया था ना। तो यहां से क्या आएगा सर? ये आएगा हम लोग को I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2। हाँ बढ़िया। अब बच्चों कोई बताओ I मिनिमम क्या होगा? सर I मिनिमम में तुम लोग cos फाई की वैल्यू -1 रखते हैं। आ रही है बात समझ में? तो क्या आएगा इसका आंसर? ये आएगा I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 √I2। ओके सर, अच्छा यहां तक तो आ गया। चलो अब काम करो। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले बताओ I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम कितना होगा ये? मतलब अब सर इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। जब सबट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल होगा, ये ऐड होगा, मतलब इट विल बी 4 ऑफ √I1 √I2। हाँ सर, अपॉन में क्या है?
आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम कितना होगा ऐड करके, ऐड करो, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो इट विल बी 2 ऑफ क्या, I1 प्लस I2। हाँ सर, आगे अभी देखना, आगे अभी क्या करेंगे, आगे मुझे पता है मैंने I1 क्या लिखा के दिया था सर, वो n इंटू I2 था, अभी लिखा था ना, इधर पुट करो, इस रेशियो को इधर पुट करो, इधर ये 1 और ये 2, तो ये 2 रूट I1 मतलब क्या होगा, ये होगा रूट n इंटू रूट I1 रूट I1, सॉरी रूट I2 रूट I2। हाँ, इधर I1 की जगह क्या n, मतलब इसको ऐसे करके लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू I2। शायद यहां तक आ गया होगा सबको समझ में, सिर्फ I1 की वैल्यू को पुट किया। फाइनल आंसर बताओ बच्चों, फाइनल आंसर क्या ये पूरा कैंसिल होगा, हाँ, तो वी आर लेफ्ट विद 2 रूट I1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। क्लियर है, इस तरह इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वो करना तुम लोग। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये एम्स 2016 में पूछा था, यहाँ पे क्या दिया, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न बाय 2 n कोर्स ऑफ लाइट इज 9:1। ये 4:1 है, 9:1 है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, द इंटेंसिटीज आर इन रेशियो। आपको क्या दिया है, आपको दिया है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, उसका रेशियो दिया 9:1, और आपसे पूछा जा रहा है I1 बाई I2 बताओ। ओके, तो एक बार वीडियो पॉज करके सब लोग ट्राई करो। कर लिया सब लोग ने ट्राई, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। जब मैं बोल रहा हूं कि वीडियो पॉज करो तो करो, उसके बिना मतलब नहीं है वन शॉट का, सिर्फ वीडियो देखते रहोगे उससे कुछ नहीं होगा, किसी का भी कोई भी देख लो, जब तक आप खुद से पेन और दिमाग नहीं चलाओगे सब यूजलेस है। ओके, तब इसको कैसे जल्दी सॉल्व करना है उसको समझते हैं। अब मुझे पता है कोहेरेंट सोर्स है, तो फ्रीक्वेंसी आई प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, ए स्क्वायर के। हाँ सर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम, क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, और वो क्या आएगा सर 9:1 आएगा। हाँ, यहां से ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम क्या हो जाएगा, चलिए तो 3:1 होगा, यहां तक तो आ गया। इधर से बच्चों, इधर से अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। हाँ सर, ये 3:1 आएगा। अब कंपोनेंट और डिपेंडेंट करो, कंपोनेंटों का मतलब क्या है, न्यूमरेटर में इनको ऐड करना, और डिपेंडेंट का मतलब डिनोमिनेटर में इनको सब्ट्रैक्ट करना। जब ऐड करोगे तो आपको ये बचेगा, फिर A1/2 ऐड करोगे तो क्या 4/2, मतलब ये कितना आ गया 2/1 आ गया। ये तो दिमाग में ओरली कैलकुलेशन है सारी, इधर थोड़ा बस पेन चलाना है। अगर A1/2 पता है तो I1/I2 क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा इसका आंसर 4:1। ओके, बहुत पॉपुलर वैरायटी का क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकता है। ओके, तो होप करता हूं सबने सही आंसर निकाला होगा। चलो अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, देयर आर टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली, पर उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो उसके रिजल्ट में इंटेंसिटी क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो जल्दी ट्राई करो और बताओ, करो जल्दी ट्राई करो सब लोग। ओके, कर लिया, तो यहां देखना भी, अब आई आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा फाइव, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, मैं I बोल रहा हूं, तो जब आप इसको करोगे यहां से आपको जो I R निकल के आएगा, दैट विल बी 4I cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, इसके लिए करवाया, ठीक है। वैसे ही इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A होता है, तब AR का फॉर्मूला होता है 2A cos डेल्टा 5/2, दोनों सेम ही है। इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या बच्चों, सर डेल्टा 5 की वैल्यू 0, यही सिखाया था, cos 5 मतलब वही ना, तो यहां से IR क्या मिल जाएगा आपको 4I। ओके, इसको एक और तरीके से भी ध्यान रखना, IR को लिखना I मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन मैं तुम लोग को आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, बट ये है तो मैक्सिमम ना,
ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोग को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द टू वेव रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल्स टू 4 sin ओमेगा t, y2 इक्वल्स टू 3 sin ओमेगा t प्लस 5/3, फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो आपको AR को फाइंड करना है। तो जल्दी छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाओ। कर लिया था तुमने सॉल्व? वीडियो को पॉज कर लिया करो फिर करना, ओके। तो AR का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई, ओके। ये सीरीज में मैं वैसे ही क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ कि आपके सारे फॉर्मूलेस एक बार यूज है तो अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ओके। इसको मैं टफ भी बना सकता हूँ। टफ वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके मैं तुम लोग को अलग से सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं एक बोलते हैं नीट एडवांस, जैसे 2025 में जो टफ क्वेश्चन आए थे उस पर हम लोग करेंगे, जिसमें मैं पर्पसली सारे ऐसे क्वेश्चन चूज करूंगा कि वो उस लेवल को मैच करे। बट अभी जो वन शॉट कर रहे हैं उसमें हम लोग अच्छे से अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग हो, ओके। ये उसके लिए किया जा रहा है। चलो, और अगर सारी चीजें आ रही होती तो वन शॉट देखना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये 4 है ना, तो 16 प्लस ये 2 है, कितना 9 प्लस 2 4 इंटू 3 डेल्टा 5 बच्चों कितना है, ये 0 है और ये कितना है 60, मतलब cos पाई बाई 3, ठीक है। आगे जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, दिस विल बी अंडर रूट में क्या, ये दोनों ऐड करोगे 25 प्लस 2 इंटू 12 cos 60 मतलब कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 12 प्लस 25 कितना 37, दैट इज अप्रोक्सीमेटली कितना 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग को 6 आ जाएगा, ओके। तो चलो इतना नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन, फिर आगे हम लोग हाइगेन्स थ्योरी को देखेंगे, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार सब लोग ट्राई करो, रीड कर देता हूं। देयर टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी, एक का इंटेंसिटी I है, एक का 4I है, टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन। तो दो लाइट को यूज किया हुआ है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज π/2, कितना है π/2 एट पॉइंट A एंड 2π एट पॉइंट B। देन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एंड A एंड B। तो A पे कोई रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, B पे कोई रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, और दोनों का क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस, ओके। तो पहला फॉर्मूला IR का बताओ सर, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 2 रूट I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई, हाँ सर इतना आता है। चलो IA बताओ, IA क्या होगा सर, ये होगा I प्लस 4I लिखा है ना, प्लस 2 रूट I1 रूट 4I इंटू कॉस कितना है 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये कितना होगा 5I, ये कितना होगा 5I। वैसे ही मुझे IB बताओ, IB कितना होगा, IB कितना होगा I प्लस 4I प्लस 2 रूट I रूट 4I इंटू कॉस 2π, cos 2π की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, ये 1 होगा। अब एडिशन करोगे कितना आएगा, यहाँ पे होगा 2 और हाँ ये 2 इंटू 2 कितना 4 होगा नहीं, तो ये इधर आएगा 9I आया सर इतना। हाँ डिफरेंस IB माइनस IA कितना होगा, ये आ जाएगा 4I, क्योंकि इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसमें आपको कोई डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का सर एडिशन कर दिया, क्या यहां तक आ गया सबको समझ में, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी हम लोग हाइगेन्स थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। तो हाइगेन्स ने क्या बोला था कि जो लाइट है उसका कौन सा नेचर है, बेसिकली उसने वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था, किसके, लाइट के, क्या नाम होना चाहिए, वेव नेचर को, ओके। तो उसने कौन से कंसेप्ट आपको समझा दिए थे, उसने इंटरफेरेंस समझा दिया था कि हाँ भाई इंटरफेरेंस नाम की चीज होती है, उसने डिफ्रैक्शन नाम की चीजें भी समझा दी थी, पोलराइजेशन भी समझा दिया था, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सबको उसने एक्सप्लेन किया था, ओके। बट कहां का उसकी थियोरी मार खा गई थी, मतलब उसकी थियोरी का फेलियर क्या था, जो उसने चीजें बताई थी उसकी थियोरी का फेलियर ये था कि इन सबको तो उसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, बट वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपनी थियरी में, क्योंकि वहां पे लाइट का क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है।
तो वो थियरी को वो एक्सप्लेन नहीं किया। इवन वो ये भी नहीं समझा पाया कि जो सन की रेज है वो अर्थ तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो लाइट वेव थी, और उसने ये बोला कि जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है, साउंड वेव्स होता है जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए, बट लाइट को तो कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो वहां पे उसकी थ्योरी फेल खा गई। उसने बोला था एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। बट जब बाद में साइंटिस्टों ने रिसर्च की तो कोई ईथर उन लोगों को अर्थ के बाहर प्रेजेंस में नहीं आया, तो उसके फेलियर थे। ओके, अब इसमें जानना क्या है, हाइगन्स ने बताया था कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, ये सब तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। उसने एक बताया था कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। तो एक वेव फ्रंट ड्रॉ करने को जरूर आ सकता है। तो होता क्या है, मान लो एक पॉइंट सोर्स है, ये हर जगह क्या कर रहा है, वेव को एमिट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, हर जगह ये वेव्स को एमिट कर रहा है। क्या क्लियर है तो ना? हाँ सर। अब वेव फ्रंट बेसिकली क्या है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेस, वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। ये बेसिकली उसने क्या बोला, ये लोकस का मतलब इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स जो क्या कर रहे हैं, सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं। मान लो कि इधर टी टाइम पे जाके यहां पे आपने क्या किया, सारे पार्टिकल्स को देखा। अगर इधर आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि सब ने क्या इक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा सेम टाइम पे। अगर सबने इक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे जो पार्टिकल्स बन रहे हैं वो सारे के सारे का जो फेज होगा वो सेम होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ओके, अब इसको बोलेंगे प्राइमरी फ्रंट। ये हमारे लिए क्या होगा, ये प्राइमरी वेव फ्रंट होगा क्योंकि सबसे पहले बना है। अब होगा क्या, इसमें जितने भी पॉइंट्स है वो क्या करेंगे, खुद सोर्स जैसा आप करेंगे। सोर्स जैसा मतलब ये खुद का भी क्या बनाएंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे जो आगे ट्रैवल करेंगे। ऐसे सबके लिए बनाओगे, इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको दूसरा एक मिलेगा जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर इधर जितने भी पॉइंट सोर्स है वो एक वेव फ्रंट बनाना शुरू करेंगे, और इस टाइप से जो वेव है वो आगे बढ़ने लगेगी। ओके, ये हाइगन्स ने बताया था कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। अब मुझे आप लोग को ये सिखाना है कि इसको ड्रॉ कैसे करता है, क्योंकि नीट के पेपर में अभी तक आए नहीं है, बट होपफुल है कि इस साल शायद वो लोग ड्रॉ करने को देते, तो उसको बनाते हैं। ओके, बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसको देखना पहले ध्यान रखो तीन टाइप के तुम लोग को रे डायग्राम याद रखना है। जैसे ये वाली जो रे, इनको पैरेलल रेज बोलेंगे, ये पैरेलल रेज होती है। ओके, फिर ये वाली रे होती है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है कन्वर्जिंग। फिर एक रे होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो आपको ये तीन बेसिक्स आने चाहिए, उसके बाद आप कौन सा भी रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखेंगे जो वेव फ्रंट है वो रेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आप अगर इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर। हाँ सर, आ रहा है। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन वेव फ्रंट। इसका नाम एक रहता है प्लेन वेव फ्रंट। आ गया रहता ना, मतलब जब भी आपको रेस को दिखाना होगा, पैरेलल रेस को, तो आप इस रेड लाइन से शो करोगे। अब मान लो कि ऐसा कुछ आ रहा है ये, तो इसको कैसे शो किया जाएगा सर, इसमें भी हम लोग क्या करना है, जो वेव फ्रंट है वो ना इन सब से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो कैसे करना, छोटा छोटा टैंजेंट ड्रॉ करना, ऐसे करके पेपर में बना सकते हो। ये छोटा टैंजेंट ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन करोगे तो जैसा दिखेगा, मतलब यहाँ पे जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसे करके होगा। क्लियर है ना? अब इधर आओ, इस वाले में भी अभी हम लोग क्या करेंगे, टैंजेंट को ड्रॉ करेंगे। ये टैंजेंट बनाना, तो इन सबको कलेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसे बनता हुआ दिखेगा। तो ये तीन बेसिक तो रे डायग्राम हम लोग को आने चाहिए। ओके, तो पहले इतना जल्दी वीडियो पॉज करके कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखना, हाँ, अब यहां पे हम लोग एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले देखना, अगर मैं एक मिरर ले लूं, ये कौन सा मिरर है बच्चों, भाई मिरर कौन सा है, मिरर बताओ, ये मिरर कौन सा है सर, ये तो कॉनकेव है। हाँ, कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम कैसा होता है, अगर रेस
इंफिनिटी से आ रही है तो कहां पे आके मीट करती है सर? वो तो फोकस पर आके मीट करती है। तो रे डायग्राम कुछ ऐसे होना चाहिए। हाँ सर, रे डायग्राम हमारे लिए। ओके, अब इसका वे पूछ रहे हैं कि इसको वेव फ्रंट में रिप्रेजेंट करो कि वेव फ्रंट में कैसा दिखेगा। तो आप कैसे बनाओगे? स्टार्टिंग में क्या रेस पैरेलल हो रही है? हाँ सर, तो इधर क्या बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट। क्या बनने वाला है इधर? प्लेन वेव फ्रंट। अब इधर आओ, यहाँ पे क्या टैंजेंट ड्रॉ करोगे? हाँ, और इसको दोनों को ज्वाइन करोगे तो ऐसे करके दिखेगा, मतलब यहाँ पे रेस ऐसे आनी चाहिए। ओके, अब इधर टैंजेंट बनाओगे तो ये एक टैंजेंट और ये एक टैंजेंट, तो ऐसा करके जाना चाहिए। एग्जाम में ब्लैक वाली लाइन से नहीं दिखाएंगे, आपको ब्लैक वाली लाइन खुद से बनानी है, और जो रेड है वो उसका आंसर होगा। ओके, क्या सबको आ गया था ना? ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा पे मेरे को ड्रॉ करके दिखाओ। अगर मैंने यहाँ पे एक लेंस ले लिया तो इस लेंस के लिए बताना कि इस लेंस के लिए क्या होगा। लेंस में ये कौन सा लेंस है? चलिए, तो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? रेस को शो करेंगे। ये जो रेज है वो कुछ इस टाइप पे आके क्या करेगी? मीट करने वाली है। हाँ, तो इधर रे डायग्राम तो मैंने बना दिया। अब सब लोग वेव फ्रंट्स बना के दिखाओ कि वेव फ्रंट्स कैसे बनाओगे। जल्दी। स्टार्टिंग में क्या होगा? तो स्टार्टिंग में तो पैरेलल बनेगा। हाँ, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को पेपर में, इवन जेईई में भी बहुत बार पूछे गए। ओके, तो ऐसे करके बनेगा। फिर क्या? टैंजेंट, तो सर्कल, इधर भी तो ऐसे करके। ओके, ये इसका आंसर होगा। तो ये सारी चीजें भी आपको पूछ सकते हैं, तो जल्दी इतना नोट डाउन कर लो। तो बच्चों, अभी YDSC वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये सेटअप क्या होता है? ये कुछ यहाँ पे एक S1 होता है, हमको पता है ना, और ये क्या होता है? S2। ओके, इधर से बेसिकली एक सोर्स होता है, ठीक है, जहां से लाइट को हम लोग क्या करते हैं? एमिट करते हैं। हाँ, और ये क्या होते हैं? स्लिट्स होता है। स्लिट मतलब आप एक कार्डबोर्ड उस पे चीरा मार दो तो उनको स्लिट्स बोला जाता है। ओके, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब याद होना चाहिए। और इधर होता है हमारा स्क्रीन, जहां पे हम लोग क्या करेंगे? ये इंटरफेरेंस पैटर्न को नोटिस करते हैं। सर इतना तो आता है। ओके, यहाँ पे क्या कंडीशन होती है? कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि दिस d is much greater than small d and it's much greater than lambda, ये कंडीशन होती है। ओके, आपके मेजॉरिटी लाइक नीट में तो मान लो सारे क्वेश्चन इसी पर ही बेस्ड रहता है। अब होगा क्या? अब मान लो कि आपने इधर एक पॉइंट क्या लिया, यहाँ पे दोनों वेव्स गई और उनका सुपरपोजिशन हुआ। पार्ट डिफरेंस से क्या होगा? फेज डिफरेंस चेंज करेगा, और फेज डिफरेंस चेंज करेगा तो इंटेंसिटी चेंज करेगी। तो आपको पूरे स्क्रीन पे ब्राइट डार्क करके पैटर्न दिखते हैं। उनको क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रिंज। उसको क्या बोला जाता है? फ्रिंज। यहाँ पे होता है सेंटर पे, यहाँ पे होता है सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि सेंटर पे आप रहोगे डेल्टा एक्स क्या होगा? 0, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है ना, तो यहाँ पे तो 0 होगा। बट अगर कोई रैंडम पॉइंट P ले लिया तो उसमें कैसे निकालेंगे? पहले सबसे पहले पार्ट डिफरेंस। वो कैसे? मान लो अगर इधर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा होगा और यहाँ पे ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि ये दोनों बहुत पास में, बहुत दूर है, तो लगभग एंगल क्या बनाएंगे? सेम। क्या ये डेल्टा एक्स होगा बच्चों? हाँ सर, ये हमारे लिए क्या होगा? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स आएगा इसमें d sin थीटा। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या हमारा बहुत छोटा है, और यहाँ पे इसको y मान लेते हैं। तो डेल्टा एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ d tan थीटा। हाँ सर, अरे जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तब साइन थीटा और tan थीटा दोनों लगभग क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। ओके, और tan थीटा का मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पे भी आप लाइन की ऊपर डेरिवेशन ही बता रहा हूँ, सर ये एंगल भी थीटा होगा, देखो ना बहुत छोटे छोटे। तो इधर से डेल्टा एक्स क्या होगा? dy बाय कैपिटल T, दिख रहा है ना? तो ये याद होना चाहिए और एक ये याद होना चाहिए। ओके, फिर y क्या होगा? सर y होगा डेल्टा एक्स कैपिटल D बाई स्मॉल d। हाँ, क्या क्लियर है ना? आगे, अब आगे देखना, यहां पे बच्चों फॉर मैक्सिमा मैक्सिमा के लिए क्या होगा? डेल्टा एक्स होता है n लैम्डा, तो y आपको क्या मिलेगा? n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ओके, फॉर मिनिमा। सर ये कहां से निकाला? भाई अभी जस्ट कुछ देर पहले पता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा और ब्राइट, उन सबका मतलब सेम होगा। वैसे ही फॉर मिनिमा बताओ,
मिनिमम में डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा, वो होगा 2n-1/2 लैम्डा। ठीक है, ये भी सिखाया था। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी, वो आएगा 2n-1 लैम्डा d/2d। क्या क्लियर है इतना? हाँ सर, यहां तक आया समझ में? ओके, अब आगे देखना, अब आगे सुनो अब इसको ढंग से, और पहले इतना फटाफट नोट डाउन करते चलो साथ में, फॉर्मूले ये सारी चीजें। हाँ, अब मैं तुम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम लर्न करवाता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम लर्न करना। ओके, अब वो कैसे करना है उधर ध्यान दो। देखो बच्चों, अब एक टर्म आएगा जिसको हम बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फ्रिंज विड्थ। उसको बीटा से लिखेंगे। फ्रिंज विड्थ का मतलब होगा लैम्डा d/d। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ढंग से सुनना, ये रट्टा हो जाना चाहिए। सर एक आंसर है, इधर से निकाल के इसको यूज करते हैं, ये याद होना चाहिए। अब यूज कैसे करना है उसको समझना। मैं इधर लिख रहा हूं मैक्सिमा और इधर क्या लिख रहा हूं, मिनिमा। इधर से आपको पूरा पार्ट अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ पे जो n है उसको 0 1 2 3 और यहाँ पे जो n है 1 2 3, इधर से 0 मतलब क्या होगा सर, 0। हाँ, फिर आप 1 पुट करोगे तो क्या होगा, ये होगा लैम्डा d/d। 2 पुट करोगे तो 2 लैम्डा d/d एंड सो ऑन। हाँ सर, बढ़िया। अब इधर आप 1 पुट करोगे तो क्या आएगा सर, ये आएगा लैम्डा d/2d, फिर 3/2 लैम्डा d/d, और ऐसे चलने वाला है। हाँ सर, कितनी बार? ठीक है। अब 0 का मतलब समझना, डेल्टा एक्स 0 मतलब इसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल मैक्सिमा। लैम्डा d/d मतलब फर्स्ट बीटा, या सिर्फ बीटा बोल दो। अगर पूछा सेकंड मैक्सिमा तो मतलब क्या, 2 बीटा। कोई पूछ रहा है भाई फिफ्थ मैक्सिमा, अरे बोलो फिफ्थ मैक्सिमा, सर 5 बीटा। ये देखो ना लैम्डा d/d, इसलिए मैंने इससे रिलेट किया उसको कि इजी पड़ेगा। अब इधर समझो, अगर कोई मुझसे पूछ रहा है फर्स्ट मिनिमा तो क्या बोलेंगे, 1/2 मतलब क्या, 0.5 बीटा। अगर कोई पूछ रहा है सेकंड मिनिमा, ये क्या, ये सेकंड मिनिमा है ना, अरे समझे ना, तो क्या बोलेंगे इसको, 1.5 बीटा। कोई पूछ रहा है फोर्थ मिनिमा, सेकंड लिए क्या मैं 0.5 पहले गया, हाँ वैसे फोर्थ मिनिमा का मतलब 3.5 बीटा, काम खत्म। कोई पूछ रहा है सेवन मिनिमा कितना, 6.5 बीटा। हो गया मैक्सिमम मिनिमा अपना अच्छे से तैयार। तो क्या क्या ध्यान रखना है, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला, मैक्सिमम मिनिमा की ये दोनों, ये कंडीशंस, और ये फ्रिंज विड्थ का पार्ट। ओके, अगर इतना आपको समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग YDSC पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये एम्स 2013 में आया था, तो इसको आप लोग जल्दी एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, कर लिया सब लोगों ने ट्राई। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इन YDSC द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स इज 0.3, मतलब आपको स्मॉल d की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 0.3। द स्क्रीन इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 1.5, मतलब यहाँ पे कैपिटल D दिया है। ये क्वेश्चन से फॉर्मूला बताने के लिए बता रहा हूं और कुछ नहीं। ओके, द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज इज फाउंड 6 mm फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। ओके, तो बेसिकली आपको जो y दी है, सेकंड मतलब क्या, 2 बीटा, ये आपको मेंशन किया। ओके, और वो कितना है, 6 है। सो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, अब वेवलेंथ पूछ रहे हैं, y कितना दिया है, 6 mm, मतलब 6 × 10 की पावर -3, इट इज 2। बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, लैम्डा d/d। सो लैम्डा कैपिटल D कितना होगा सर, 1.5 अपॉन पे स्मॉल d कितना होगा, ये होगा 0.3 × 10 की पावर -3। अब सिर्फ क्या करना है हम लोग को, इसको सॉल्व करना है। तो इधर से ये क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, दिस का अमाउंट टू बी 0.1। ओके, तो लैम्डा यहां से आ जाएगा, ये 0 मतलब 10 की पावर -1, तो 4, तो इट इज 6 × 10 की पावर -7, या इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 600 नैनोमीटर्स। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो एकदम इजी था। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इस पर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन से हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे कि अगर आपने एक YDSC के पूरे सेटअप को अगर आपने कोई भी लिक्विड में प्लेस कर दिया तो चेंज क्या होगा। ओके, अब ऐसा समझना कि जो वेलोसिटी और वेवलेंथ होता है ये मीडियम को डिपेंड करता है। ये क्या करता है बच्चों, मीडियम से चेंज हो जाता है। ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, दैट इज C/2
V। ओके, ये पता है ना सब लोगों को फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था सर, C/V होता है या V। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू क्या, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे F लैम्डा नॉट अपॉन F लैम्डा ऑफ मीडियम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, तो कैंसिल हो गया। तो लैम्डा ऑफ मीडियम क्या आएगा, लैम्डा नॉट मतलब वैक्यूम या एयर मान लो, अपॉन में म्यू। तो क्या लैम्डा चेंज हो गया, हाँ सर। अब हमारा जो फ्रिंज विड्थ होता है बीटा, वो क्या होता है सर, लैम्डा d/d होता है। तो कभी भी अगर ये मीडियम वाले क्वेश्चन आते हैं जो बहुत टेस्टी उन सब में पूछते हैं, तो बीटा प्रोपोर्शनल किसके होगा, लैम्डा के। अगर लैम्डा म्यू टाइम्स कम हो गया तो मेरा बीटा भी कम हो जाएगा। तो बीटा ऑफ मीडियम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो बीटा बाय म्यू हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर। जैसे लैम्डा जितना कम होगा तब बीटा भी कम हो जाएगा। बाकी जो स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है या स्लिट के बीच का डिस्टेंस है वो सब को मैंने कोई चेंज नहीं किया है। क्या यहां तक बात आ गई समझ में, हाँ सर, ठीक है, अच्छा लगा। अब आगे सुनना। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा हूं कि मुझे बताओ थर्ड ब्राइट फ्रिंज इन अ मीडियम, तो आप क्या बोलोगे, 3 बीटा अपॉन में म्यू, ठीक है। अगर मैंने पूछा फिफ्थ डार्क फ्रिंज, क्या पूछ रहा हूं मैं, फिफ्थ डार्क फ्रिंज, तो सर फिफ्थ डार्क फ्रिंज मतलब क्या, 4.5 बीटा, ये सिखाया था ना, जो भी नंबर है उसका 0.5 पहले जाना। लेकिन अगर मैंने पूछा आपसे फिफ्थ डार्क फ्रिंज इन अ मीडियम, तो आप बोलोगे 4.5 बीटा बाय म्यू। क्या यहां तक बात आ गई सबको समझ में, हाँ। चलो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, हाँ। तो इस वाले क्वेश्चन में यहां पे क्या बोल रहे हैं, इन YDAC is first performed in air, then a medium, another than air, ठीक है। It is found that the 8 bright fringe in a medium were 5th dark fringe in air। मतलब जहां पे पहले 5th dark fringe बनी थी, अब वहां पे क्या बन गई, 8 bright fringe in a medium। So the refractive index क्या होगा, ओके। तो 8 bright fringe in a medium मतलब क्या होगा सर, 8 बीटा बाय म्यू, हाँ सर। और वो किसके इक्वल है, फिफ्थ डार्क के। फिफ्थ डार्क मतलब क्या सर, फिफ्थ डार्क बोल रहे हैं हम लोग से, सो दैट इज नथिंग बट क्या, 4.5 बीटा। फिफ्थ डार्क मतलब क्या होगा, 4.5 बीटा, ओके। इधर से ये बीटा कैंसिल होगा इधर से, क्योंकि मैंने म्यू लिख लिया ना, यही सिखाया था ना मीडियम के लिए क्या होता है बच्चों, इट इज बीटा बाय म्यू। अब जो भी बोलना है बस वो नंबर्स याद आएंगे, ओके। तो यहां से जो म्यू मिलेगा दैट विल बी 8 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/2, हाँ, दैट इज 16/9। 16/9 कितना होगा, ये 1 पॉइंट कितना, ये कितना 7 8 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आंसर भी चेक कर सकते हो, ये भी नीट 2017 का क्वेश्चन था, तो कितना इजीली हो गया, ओके। तो चलो नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये भी नीट 2013 का ही है, ठीक है। इन YDAC slits are 2 mm apart, okay, and are illuminated by photons by 2 wavelengths। तो यहाँ पे क्या किया, जो सोर्स है बच्चों उसका वेवलेंथ अलग अलग है, एक का क्या है 12,000 एंगस्ट्रॉम और एक का 10,000 एंगस्ट्रॉम। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 meters apart, मतलब एक कैपिटल D हो गया, will the bright fringe of both the source coincide। तो सर ये है क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने एक बार क्या किया, जो लाइट यूज की है वो है λ1, और एक बार हम लोग ने पूरा जो सेटअप है, जो स्क्रीन है, जो स्लिट है, वो सब सेम रखा और लाइट के सोर्स को चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्लास कोई y पे जाके जितने n1 ब्राइट फ्रिंज बन रहे हैं वैसे ही उतने y पे जाके यहाँ पे कुछ n2 ब्राइट फ्रिंज बन रहे हैं, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। और हमसे पूछी जा रही है y की वैल्यू बताओ, यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ओके। तो सर इनको कैसे सॉल्व करना है उसको समझते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ पे जो डिब्बे बन रहे ब्राइट डार्क के, तो यहाँ पे जो मैक्सिमा है n1 पे वही मैक्सिमा यहाँ पे n2 पे, मैक्सिमम मतलब जो y वाला पार्ट है, ओके। नंबर भले भले क्या है अलग है, बट यहाँ का ब्राइट फ्रिंज और यहाँ का ब्राइट फ्रिंज क्या कर रहा है, कोइंसाइड, ठीक है।
तो कैसे करेंगे इसको? ओके, क्या y दोनों में सेम है? हाँ सर। सो y क्या दोनों में सेम है, y1 और y2, तो उसको ऐसे लिखेंगे n1 लैम्डा 1 d बाई डी इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d बाई डी। यहां से हमेशा ध्यान रखेंगे लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 किसके इक्वल आएगा? n2 बाई n1 के। इसको ध्यान रख लेना, ये बहुत जगह तुम लोग यूज कर सकते हो। ओके, इधर से हाँ सही लिखा ना बेटा? हाँ, लैम्डा 1 कितना है? इसको ऐसे लिख सकते हैं 12/10, बाकी सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा ना, ये किसके इक्वल आएगा? n2 बाई n1 के। तो n2 बाई n1 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6/5। 6/5 भी आ सकता है, 12/10 भी आ सकता है, ठीक है, 18/50 मतलब मल्टीपल भी चलने वाला है। ओके, क्या बच्चों मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जब n2 की वैल्यू 6 होगी तो n1 की वैल्यू कितनी होगी सर? 5। ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं होगा तो 12 और 10 को चेक करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे दूसरा कंफ्यूजन क्या आएगा? सर y1 को यूज करें कि y2 को? अरे दोनों सेम है, कोइंसाइड बोला है ना, दोनों सेम है, तो अब कोई भी दोनों को यूज कर लो, आंसर सेम आएगा। ओके, तो y1 यूज करते हैं, n1 लैम्डा 1 कैपिटल D बाई स्मॉल d। n1 की वैल्यू कितनी बच्चों? 5। लैम्डा 1 कितना? लैम्डा 1 इज 12 into 10 की पावर -7। कैपिटल D 2 अपॉन में स्मॉल d कितना है? 2 into 10 की पावर -3। सो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आएगा? ये 60 into 10 की पावर -4 मीटर्स, या इट इज 6 मिलीमीटर्स, ये इसका आंसर होगा। तो कितना अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? फर्स्ट वाला, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं तुम लोग के लिए हर वेराइटी का जो क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ कि जिससे तुम लोग को आइडिया लग जाए। ठीक है, इस टाइप के तो नहीं आएंगे अभी वाले पेपर्स में, बट ये हम लोग बोल सकते हैं कि लोग जो कंसेप्ट है वो इसी को ये लोग यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या हम लोग एंगुलर विड्थ की बात करेंगे, तो आप काम करो, एक बार इसको ट्राई कर लो और फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। कैसे अपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया? ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखना क्या बोल रहे हैं। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब YDAC की, मैंने लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो लाइट का वेवलेंथ कितना दिया बच्चों? सर ये तो 400 दिया हुआ है। ठीक है, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा formed on the screen placed 1 meter away was found to be 0.2। सर ये एंगुलर विड्थ क्या होता है उसको अभी ढंग से सुनना। देखो एंगुलर विड्थ हमारे लिए क्या होगा कि मान लो यहाँ पे ये स्लिट है S1 S2। ओके, अब यहाँ पे कोई है, अब एक एग्जांपल ले, मान लो कि यहाँ पे ये बीटा है। बीटा का मतलब क्या है? इट इज द पोजीशन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे बच्चों ये है एंगल थीटा। क्या ये कैपिटल डी होगा? हाँ सर। तो एंगुलर विड्थ, यहाँ पे एंगल बहुत छोटे बनते हैं, तो अब tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हो? थीटा। सो दिस थीटा विल बी बीटा बाय डी। हाँ सर, बीटा को क्या बोलेंगे सर? लैम्डा डी बाई डी अपॉन में डी, तो यहाँ से क्या आएगा? ये लैम्डा बाई डी आ जाएगा। जिस टाइप, ये तो मैंने बस एक एग्जांपल लिया, बट आपको समझ में आना चाहिए इट इज द रेशियो ऑफ लैम्डा बाई डी, और उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा मिनिमा जो भी बोला हुआ है उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। जैसे इस वाले में क्या बोला है? फर्स्ट मिनिमा बोला हुआ है ना, तो फर्स्ट मिनिमा मतलब क्या होगा? थीटा बताओ फर्स्ट मिनिमा के लिए। सर वो होगा 0.5 बीटा बाई डी, सही है ना? फर्स्ट मिनिमा, तो उसको क्या लिखेंगे? 1/2 लैम्डा बाई डी। क्या थीटा भी लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, तो थीटा ऑफ मीडियम क्या होगा बच्चों? सर थीटा ऑफ मीडियम होगा थीटा बाई म्यू। अरे बीटा के लिए भी तो सिखाया था, तो उसी को वापस यूज कर लेंगे कि यहां तक कहानी आ गई समझ में? ठीक है, अब एयर में जब यूज किया तो कितना था? सर ये तो 0.2 था, और म्यू कितना है वाटर का? सर ये तो 4/3 है। कितना है ये? 4/3। सो ये कितना आएगा? ये आएगा 0.6/4, दैट इज कितना? 0.15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? बी। कभी स्टेटमेंट में असर्शन रीजन में भी पूछ सकते हैं कि अगर मैं पूरे अपैरेटस को लिक्विड में डालूंगा तो एंगुलर विड्थ बढ़ेगा कि कम होगा? वो तो आपको इसी फॉर्मूले से समझ में आ रहा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो नोट डाउन कर लो। ठीक बच्चों, अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो नीट 2016 में पूछा था। ठीक है, तो ये भाई एकदम शानदार क्वेश्चन है, तो एक बार सब लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है, पॉज करके सब लोग एक बार खुद से ट्राई करो, फिर इसका सोल्यूशन देखना।
चलो होप करता हूँ कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे सर तब सॉल्व करके क्या करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला बताया था जब कोहेरेंट सोर्स यूज करते हैं, तो वहां पे मैंने एक लिखा के दिया था, आई जो रिजल्टेंट था दैट वाज नथिंग बट आई मैक्स बोला था cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 ऐसा कुछ लिखा के दिया था, वो बेसिकली इसी क्वेश्चन के लिए था, ठीक है। अब सर क्यों बोल रहे हैं उसको समझो, क्या बोल रहे हैं, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन द YDAC इज I नॉट, मतलब जो I मैक्स है, जनरली बच्चों में फॉर्मूला रट्टा क्या मारते हैं, IR इज 4I नॉट cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, बट इस क्वेश्चन में फंस जाओगे क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ 4I नॉट नहीं I नॉट है अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, ओके। तो उसको हटा देते हैं। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, स्मॉल d देके रखा है 5 लैम्डा, वेयर lambda is the wavelength of the light used in the experiment. So what will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at a distance d, और d कितना है 10 into small d, okay। तो इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाना भी जरूरी है, चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने सेटअप का डायग्राम बनाया, ओके, ऐसे करके कुछ है। बच्चों पॉइंट कहाँ पे, एक स्लिट के लिए एकदम फ्रंट में ये S1 ये S2 यहाँ पे कहीं है सामने, तो ये y क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होता है सर, ये तो d होता है, तो y क्या होगा सर d/2, क्या क्लियर है ना। अब थियरी में ये बताओ, क्या अगर मैंने पार्ट डिफरेंस निकाला, उल्टा जा रहा है देखो, अब मुझे डेल्टा फाई निकालना, डेल्टा फाई क्या होता है सर 2π/λ इनटू डेल्टा x, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, अगर मैंने पार्ट डिफरेंस निकाला तो उससे मैं फेज डिफरेंस निकालूंगा फिर ये सॉल्व होगा, क्लियर है। सर डेल्टा x कैसे निकाले, डेल्टा x को तुम लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उसको बोला था याद रखने को, डेल्टा x क्या था y स्मॉल d बाय कैपिटल D, कांसेप्ट नंबर 3, तीन चीजों का यूज हो रहा है, इधर से आपको डेल्टा x मिलेगा, डेल्टा x से आपको फेज डिफरेंस और यहां से आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट इस पे वापस एक बार क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। तब देखो डेल्टा x क्या होगा, y की वैल्यू क्या है, एकदम स्क्रीन के सामने ही है, तो d/2 हो गया ना सर, हाँ, तो ये d स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 कैपिटल D होगा, हाँ सर। अब कैपिटल D क्या है 10D है, तो ये क्या होगा d/20 हो जाएगा, वैल्यूज पुट करो, एक स्टेप कम लिखा है, कैपिटल स्मॉल d की वैल्यू क्या है 5 लैम्डा, सो डेल्टा x विल बी क्या λ/4, डेल्टा x क्या होगा, क्या λ/4 होगा, हाँ सर। अब इधर से आपको डेल्टा x मिला, तो पहला कंसेप्ट हमने टिक कर दिया, चलो अब दूसरे पर आओ, डेल्टा फाई होगा सर 2π/λ इनटू λ/4, तो ये आ जाएगा 90, क्या π/2 आएगा, हाँ सर। लास्ट, अब आपको फेज डिफरेंस पता है, तो ये बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जल्दी बताओ। तो cos स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे, या इधर ही मैं लिख रहा हूँ π/2 है ना, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये होगा π/4, और I max मतलब क्या होगा I नॉट, cos 45 कितना 1/√2, तो कितना आंसर आ जाएगा यार का, ये आएगा I नॉट/2, क्या आएगा इसका आंसर I नॉट/2, ठीक है। आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो चलो नोट डाउन कर लो, तो इंटेंसिटी पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पांच डिफरेंस, इसमें दिया हुआ है बच्चों पांच डिफरेंस, क्या है लैम्डा इज के, तो एक पॉइंट की इंटेंसिटी क्या है के है, जहां का पार्ट डिफरेंस क्या है लैम्डा, और आपसे पूछा जा रहा है एक पॉइंट की इंटेंसिटी वहां पे पार्ट डिफरेंस क्या है λ/4, तो इधर से I को क्या लिख सकते हैं, सिखाया था ना I मैक्स इनटू क्या cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, कंसेप्ट नंबर 1। दूसरा I हमारे पास क्या होगा, I तो हो गया ना सर, डेल्टा 5 बच्चों, डेल्टा 5 होगा सर, वो तो 2π/λ इनटू डेल्टा x होगा, हाँ बढ़िया। तो अगर मुझे डेल्टा x पता है तो फाई निकल आएगा, फिर वहां से सॉल्व होगा। चलो जल्दी करके बताओ, वीडियो पॉज करके या तो देख लो। स्टार्टिंग वाले केस में डेल्टा x की वैल्यू क्या है सर, वो तो लैम्डा है, तो डेल्टा फाई कितना आएगा, वो तो 2π आएगा, ठीक है। तो यहां से I को क्या लिखेंगे k विल बी इक्वल टू क्या I मैक्स इनटू ये क्या होगा cos स्क्वायर 2π है ना, पुट करोगे तो क्या आएगा पाई, cos पाई की वैल्यू -1, स्क्वायर मतलब 1, तो जो k है वो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे I मैक्स, ठीक है सर, इतना हो गया। दूसरे वाले केस में डेल्टा x क्या है सर λ/4 है, तो डेल्टा फाई क्या होगा 2π/λ इनटू λ/4, तो ये कितना आएगा
सर ये पाई बाई 2 आएगा। अब पाई बाई 2 को उठा के यहाँ पे रखो तो क्या आएगा, बच्चों के दिमाग में आता है पाई बाई 2 cos 90 0, गलत हो जाएगा, डिवाइड में 2 भी है तो आई मैक्स का मतलब कैसा k है, ये 2 cos स्क्वायर क्या पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 मतलब कितना 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2, तो आई यहां से क्या आ जाएगा k/2। ओके, तो यही छोटे छोटे क्वेश्चन नीट में काफी ज्यादा पूछे गए और इन्हीं पे आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इतना कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये जेई मेंस में 2024 में पूछा था। ओके, इसमें भी क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। The width of one of the two slits in the YDC is 4 times the other slit. एक चीज का ध्यान रखना कि स्लिट width will be proportional to क्या इंटेंसिटी, ये चीज पे ध्यान रखना क्योंकि नीट ने भी क्वेश्चन पूछा और जेई ने भी पूछा है, तो इस पे पूछ सकता है कि जो width है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, इंटेंसिटी के। ओके, ये चीज का हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। तो अभी क्या पूछ रहे हैं, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब क्या पूछा जा रहा है बच्चों, हमसे लोग पूछ रहे हैं कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो बताओ। ओके, ये आपके 4 ऑप्शंस है, तो जल्दी एक बार इसको ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। पॉज करके एक बार आराम से ट्राई कर लिया करो, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब अगर मैंने I1 को बच्चों 4i लिखा तो क्या मैं I2 को I लिख सकता हूं? सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक जो स्लिट है वो 4 टाइम्स है दूसरे वाले से, तो अगर एक से इंटेंसिटी I आ रही होगी तो दूसरे से कितनी आएगी 4i। इतना रेशियो समझ में आया ना, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल किसके, विड्थ के ना, तो एक को I लिखेंगे तो एक को क्या लिखेंगे 4i। सर उल्टा लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके आगे आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सर वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम का क्या होता है, सर आई मिनिमम जो होता है वो होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और बताओ, इधर पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 √I, इन दोनों का जब आप ऐड करोगे, और ये कितना आएगा, ये आएगा √I और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा हम लोग को 9:1। क्या आएगा बच्चों आंसर 9:1। तो सेकंड ऑप्शन इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो इतना नोट डाउन कर लो बच्चों। एक और क्वेश्चन करेंगे जे मेंस का, ठीक है, तो आप इसको एक बार समझा देता हूं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन टू 1 पॉइंट, मतलब जो स्मॉल ड्यूज की वैल्यू कितनी है 1.8 लैम्डा, where lambda is the wavelength of the light used। मतलब जब स्लिट्स का सेपरेशन 1.8 लैम्डा होंगे तो आपको कितने मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैक्सिमा देखने को मिलेंगे पूरे स्क्रीन पे। तो ये ऑप्शन है आपके, तो एक बार ट्राई करो फटाफट और बताओ। कर लिया सब लोगों ने ट्राई, आ गया होगा आंसर, ठीक है। सब लोग मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, जब उसको ट्राई करो ये सब तुम लोग का एक एक वैरायटी कवर करवा देगा। ओके, इसमें क्या ध्यान रखना है उस पर आना। पहली चीज, यहाँ पे जो स्लिट का सेपरेशन है सर ये कितना है 1.8 लैम्डा। ओके, जेई में पूछा हुआ, नीट में भी तुम लोग को मिल सकता है। तो इसमें करना कैसे उसको समझना। तुम लोग को स्टार्टिंग में मैंने सिखाते समय बताया था कि डेल्टा एक्स को हम लोग बोलते हैं डी साइन थीटा, ये स्टार्टिंग में सिखाया था। डेल्टा एक्स हमारे लिए क्या होता है, डी साइन थीटा, ये ध्यान रखना। ओके, अब डेल्टा एक्स मैक्सिमा के लिए बच्चों पार्ट डिफरेंस क्या होता है, सर वो तो n लैम्डा होता है। हाँ, तो n लैम्डा विल बी d sin थीटा, तो आपको जो sin थीटा मिलेगा, sin थीटा विल बी नथिंग बट n लैम्डा बाय d। यहां तक की बात ठीक है। अब इधर से मुझे पता है जो sin थीटा की वैल्यू होती है वो -1 और 1 के क्या होगी, कहीं ना कहीं बीच में होगी ना, sin थीटा की जो वैल्यूज होती है। सही बात है, मैं इसमें इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, sin 90 मतलब क्या होगा, ये सारी जो रेज है वैसे ऊपर की तरफ चली जाएगी, इसलिए हमेशा -1 और 1 के कहीं ना कहीं क्या होगा, बीच में होगा। ओके, तो यहां से बच्चों तो जो n लैम्डा है, n लैम्डा बाय d इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। हां सर, -1 का मतलब है कि जितने मैक्सिमा ऊपर बनेंगे उतने नीचे भी तो बनेंगे। अब इधर ऐसे समझना, तो यहां से एक तो एक कंडीशन बोल सकते हैं n लैम्डा इज लेस देन d, मतलब n लैम्डा शुड बी लेस देन d कितना है 1.8 लैम्डा। आपको कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमा का रहेगा
यहां तक सारे स्टेप सेम है, चेंज सिर्फ यहां से होगा डी की वैल्यू पे, वो लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ओके इतना। अब डी को क्या रखेंगे सर 1.8 लैम्डा, तो n विल बी लेस देन 1.8। ओके, तो अब मुझे बताओ मैक्सिमा कहां दिखता है सर, यहां पे दिखता है जब डेल्टा x क्या होता है 0, यहां पे दिखता है जब डेल्टा x लैम्डा होता है, यहां पे डेल्टा x क्या होता है 2 लैम्डा। बट मैं 2 नहीं ले सकता क्योंकि जो n की वैल्यू है वो लेस देन 2 है, तो इसको तो ले लेंगे मैक्सिमा को, इसको भी ले लेंगे। अगर ये पॉसिबल है तो नीचे वाला भी तो पॉसिबल है, इधर भी तो लैम्डा ही बनता है ना, अगर ऊपर पॉसिबल है तो नीचे भी पॉसिबल है, ये जो -1 वाली कंडीशन है। तो टोटल कितने बनेंगे यहाँ पे 3 मैक्सिमा, टोटल कितने बनेंगे यहाँ पे 3 मैक्सिमा। यहाँ तक आया ना समझ में। आप इस वाले पार्ट में जितने ऊपर लोगे उतने नीचे भी लेना, ठीक है। और ये ध्यान रखना आपको आंसर हमेशा ऑड आएगा। सर ऑड क्यों आएगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे मान लो एक लिया, ये एक लिया, तो ये तो आएगा, तो हमेशा आपको ऑड नंबर देखने को मिलेंगे। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3rd। क्लियर है ना, आया नहीं, ये स्टार्टिंग में ही बताया था, इसलिए याद रखना है इसको, और फिर सारे स्टेप्स को अच्छे से समझो, ठीक है। तो नोट डाउन करना बच्चों। अभी एक और जी का क्वेश्चन करेंगे 2019 का, ठीक है। ये भी है कि तुम लोग को इस टाइप के भी क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में और नीट में भी आ सकते हो। हाँ, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ YDAC द स्लिट्स आर प्लेस्ड 0.320 mm apart, तो ये स्मॉल d की वैल्यू गिवन है। द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 नैनोमीटर्स इज इंसिडेंट ऑन अ स्लिट, द टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ रहे हैं, ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब भी मैक्सिमा होगा, अभी जो लास्ट क्वेश्चन कराया था ना, that are observed in an angular region, यहाँ पे angular region दिया हुआ है +30 से -30 के बीच में, तो हम लोग +30 निकालेंगे, जितना +30 होगा उतना -30 होगा, प्लस सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसको भी करने का पैटर्न क्या होगा बताओ, डेल्टा x क्या होगा सर, वो होगा d sin थीटा, यही सिखाया था ना। और मैक्सिमा देखो, ब्राइट का मतलब, मैक्सिमा का मतलब, कंस्ट्रक्टिव का मतलब सेम होता है, तो डेल्टा x को क्या लिखेंगे सर n लैम्डा एंड इट इज d sin थीटा, तो n की वैल्यू यहां से क्या आएगी d sin थीटा बाय लैम्डा। आधा क्लियर है। अब n विल बी इक्वल टू d को क्या रखेंगे 0.32 into 10 की पावर -3 sin थीटा, थीटा की वैल्यू इक्वल टू कितना दिया सर 30 दिया, 30 मतलब कितना 1/2 अपॉन पे कितना है वो, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/2, और इधर कितना है ये 500 into 10 की पावर -9, तो n कितना आएगा सॉल्व करके बताओ, ये 0.32 into 10 की पावर -3, ये 1000 तो 10 की पावर -6, n कितना आ जाएगा सॉल्व करके क्लास, ये आ जाएगा 320, ये कितना आएगा 320। अगर बच्चों प्लस 320 आया तो माइनस भी तो 320 आएगा ना, तो कितना होगा 640, ये कितना हो जाएगा 640, ये समझ रहे हो ना। अगर ये प्लस हम लोग 30 ले रहे हैं तो माइनस में भी तो 30 लेंगे, तो अगर इधर 340 तो नीचे भी 340, और सेंट्रल मैक्सिमा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 641। ये अभी तुम लोगों को मैंने सिखाया था, क्या आएगा इसका आंसर 641। तो कितना इजीली हम लोग ये जेईई की भी क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर हम लोग को इतना बेसिक्स का आइडिया है। ओके, तुम लोग को इन्हीं चीजों पे ही ध्यान देना है और इन्हीं को ही अच्छा करो, और साथ में क्वेश्चन की लैंग्वेज, अगर ये सब चीजें होगी तो हम लोग नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स में कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लो बच्चों। अब हम लोग YDAC में लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, ठीक है। तो ये भी एक नीट के लिए काफी जरूरी टॉपिक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करो, दो लाइट की रेस को मान लो, मान लिया सर, ठीक है। इधर अभी मैं बनाऊंगा वेव फ्रंट, तो यहाँ पे मैंने वेव फ्रंट बनाया, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब मान लो कि जितने टाइम पे ये इधर आया, कितने टाइम में बी इधर आएगा, हाँ, तो कोई पार्ट डिफरेंस है क्या, पार्ट डिफरेंस आंखों से आपको कोई दिख रहा है, या ज्योमेट्रिकल डिफरेंस, ये जितना है क्या ये भी उतना है, हाँ सर। अब मैं इधर एक स्लैब बनाता हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका थिकनेस टी है, टी टाइनी थिकनेस है, ओके, टी क्या है बच्चों थिकनेस। अब आराम से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। अभी जो लाइट है वो और आगे आई, मान लो इधर कहीं आई, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट, ये बी हो गया और ये हो गया। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये जानना है टाइम टेकन बाय रे इन स्लैब, मेरी रे को इस पूरे स्लैब में टाइम कितना लगा,
तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस होता है, ये टाइम, तो ये तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, टी अपॉन में बच्चों द स्पीड क्या होगी सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला c बाई बी होता है, पता है ना? तो v क्या होगा, c बाई म्यू। वैसे यहाँ पे जब आप पुट करोगे वेलोसिटी तो क्या होगा, ये c बाई म्यू। मतलब इतना टाइम इसको कहां लगा, इस स्लैब में लगा। अब जितना टाइम इस स्लैब में इसको लगा उतने टाइम में मेरा जो पार्टिकल है वो हवा में कितना दूर चलेगा, वो अगर मुझे जानना हो। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय रे इन एयर या इन वैक्यूम। पहले मैंने तो आप लोगों को क्या बताया, यहां तक कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं आया। उसके बाद मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि टाइम कितना लगा इस स्लैब में जाने को, तो टाइम मैंने निकाला। जितने टाइम में ये इधर पहुंचा, मुझे जानना है कि ये किधर तक पहुंच गया। लॉजिकली सोचोगे तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम, तो क्या ज्यादा तेज ट्रैवल कर जाना चाहिए? हाँ, ये ज्यादा तेज ट्रैवल कर जाना चाहिए, क्योंकि लाइट हमारे लिए क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। सही बात है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या स्पीड? तो स्पीड क्या है यहाँ पे, c है, और टाइम क्या है, टाइम तो मैंने वही लिया ना, तो इट इज म्यू टी बाई सी, ये कैंसिल, तो डिस्टेंस कितना आ गया, म्यू टी। मतलब जितने टाइम में ये टी चला उतने टाइम में कितना चल गया होगा सर, ए डैश, ये चल गया म्यू टी। तो कोई भी स्लैब में अगर मेरा जो है लाइट रे टी चला है तो हवा में वो कितना चलेगा, म्यू टी। मतलब उसके लिए इधर टी चलना और इधर म्यू टी चलना बराबर है। ज्योमेट्रिकल वाइज तो ये अलग अलग है, बट लाइट को कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। इसको बोला जाता है ऑप्टिकल पाथ। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ। ओके, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मेरी जो लाइट है वो इधर आ जाए, बी डैश। अब क्या उसको बच्चों एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, क्योंकि जितना उसको टी चलने में लगा उतना म्यू टी चलने में लग गया। यहां तक कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं आया, कौन से, ये दोनों पॉइंट तक। बट जब वो ये यहां तक आएगा, यहां तक इसकी बराबरी करेगा आगे, तो उसको क्या एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, और वो क्या एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, ये म्यू टी और ये टी है, तो जो डेल्टा एक्स आएगा वो क्या आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये आपको याद रखना है अभी के पेपर के लिए, कि जब आप एक ग्लास स्लैब को लगा दोगे उसके वजह से जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या थोड़ा क्लैरिटी आ गया? बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब लाइट को ऑप्टिकली ज्यादा चलना पड़ गया। कितना ज्यादा चलना पड़ गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इतना चीज तो नोट डाउन कर लो, फिर मैं बता दो उसमें। अब देखना, अब हमारे क्वेश्चन में कैसे ये काम आता है उस पर हम लोग बात करते हैं। 2-3 चीजें बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें। पहली चीज देखो, इधर इस पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो यहां पे बच्चों ये है S1 और ये क्या है सर, ये तो S2 है। हाँ, अब मुझे ये बताओ क्लास, मुझे ये बताओ कि क्या वेव इधर चलेगी और ये वेव इधर आएगी, इनका सर डेल्टा एक्स क्या होगा, क्या 0 होगा? हाँ सर, वो समझ में आता है। लेकिन अगर आपने इधर एक स्लैब लगा दिया, लेकिन इधर आपने एक ग्लास का स्लैब लगा दिया, तो उस ग्लास के स्लैब की वजह से क्या होगा, क्या इस लाइट रे को एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा? कितना चलना पड़ेगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो अब क्या इधर डेल्टा एक्स 0 होगा? नहीं। तो कहां 0 होगा, ऊपर कि नीचे? सोच के बताओ। मैंने यहाँ पे स्लैब लगाया, इस भाई को ज्यादा चलना पड़ रहा है, तो ऊपर 0 होगा कि नीचे? बताओ, कमेंट भी कर सकते हो। ऊपर। कहां 0 करना पड़ेगा, ऊपर। तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, वो क्या शिफ्ट हो गया होगा? जो सेंट्रल मैक्सिमा है क्या वो शिफ्ट हो गया होगा? हाँ, ऊपर गई, इधर गई, शिफ्ट हो गया होगा इस स्लैब की वजह से। जहां पे डेल्टा एक्स क्या हो गया, 0। सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो गया भाई, ऊपर की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ना। जहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, क्या 0 आ गई है। अब मुझे ये y निकालना है, ये y। बताओ ये y को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, कि कितना ऊपर चले गया। तो अब कैसे करना है उसको समझो। y को मैं लिखूंगा
डेल्टा एक्स क्या होता है ये, हाँ, प्लस डेल्टा एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल टी, हाँ, दिस वाई विल बी डेल्टा एक्स कितना होगा, ये होगा म्यू माइनस वन टी डी बाई डी, ये इसका आंसर आएगा। ये जितना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, किसके वजह से, इस स्लैब की वजह से, क्योंकि स्लैब की वजह से पार्ट डिफरेंस कितना आया, म्यू माइनस वन इंटू टी। तो अब मैं क्या करूंगा, रे को ऊपर 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 लेके जाऊंगा, कहां तक, जब तक डेल्टा एक्स क्या नहीं हो जाए, जीरो। तो ये y की वैल्यू क्या आएगी, इतनी। अब कोई हमसे पूछेगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कोई हमसे पूछ लिया नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कि भैया ये बताओ कि कितने फ्रिंजेस ऊपर चले गए, कोई पूछा कि कितने फ्रिंजेस ऊपर चले गए, वो कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए रुको उसको मिटा देता हूं। एग्जाम्पल के सुनना कि मान लो कि जो y है उसकी वैल्यू है 10 मीटर और एक फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है 2 मीटर, तो इस y में कितने फ्रिंजेस आ जाएंगे, कितने आएंगे सर, 5 आ जाएंगे। किया क्या आपने, 10 को 2 से डिवाइड किया, वैसे सेम काम इधर करना है। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस n विल बी y बाई बीटा। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है म्यू माइनस वन टी डी बाई डी अपॉन में बीटा मतलब क्या, लैम्डा डी बाई डी। तो ये कैंसिल होगा, तो यहां से नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड वो क्या आएगा, म्यू माइनस वन टी बाई लैम्डा। इसको ध्यान रखना है, इसको क्या करना है आपको अच्छे से याद रखना है। क्या ये फॉर्मूला सब क्लियर है, पहले y की वैल्यू और नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, इतने से हमारे जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। तो इतना जल्दी नोट डाउन करो जल्दी, मैं एक और पॉइंट इसमें कवर करता हूं। एक और जो नीट में पूछ लेते हैं उस पर बात करते हैं। इसके भी लगता है कि हाँ आ सकता है पेपर में। मैंने क्या किया, यहां पे एक स्लैब लिया म्यू वन और टी वन का, और इधर एक स्लैब लिया म्यू टू टी टू का, ये S1 ये S2, ठीक है। और मैं बच्चों बोल रहा हूं कि अब सेंटर पे क्या हुआ, डेल्टा एक्स जीरो हो गया, सेंटर पे क्या हुआ, डेल्टा एक्स जीरो हो गया, ओके। तो मुझे इन दोनों स्लैब के बीच में, मतलब म्यू वन म्यू टू उन सब के बीच में रिलेशन चाहिए। तो डेल्टा एक्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ, अगर इसने इस वेव को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया होगा तो उसने नीचे शिफ्ट कर दिया होगा, जिससे फिर डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या आ जाए, जीरो। मतलब इसके वजह से जो पार्ट डिफरेंस है और इसके वजह से जो पार्ट डिफरेंस है वो दोनों क्या हो गए होंगे सेम, तब जाके तो बीच में जीरो आया होगा। ये स्लैब करता है क्या, पार्ट डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर बीच में जीरो हो गया मतलब इसके वजह से पार्ट डिफरेंस, उसकी वजह से पार्ट डिफरेंस क्या हो गया होगा, जीरो। तो उसको ऐसे करके लिखते हैं, डेल्टा x1 किसके इक्वल आएगा, डेल्टा x2। अभी तक बस इतना ही है कि हाँ स्लैब वजह से पार्ट डिफरेंस आ रहा है, कितना, म्यू माइनस वन इंटू टी। तो उसको कैसे लिखोगे, म्यू वन माइनस वन टी वन किसके इक्वल होगा, म्यू टू माइनस वन इंटू टी टू, ये कंडीशन आ जाएगी। तो इसको भी याद रख सकते हो, ओके। इतना नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों अब जो सीखे उस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वो बड़ा सा पैराग्राफ था इसलिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। जेई में 2013 में आया था, 23 में आया था, ठीक है। उसमें मोरेलस उन्होंने यही पूछा था। यहाँ पे क्या किया है, एक स्लैब लगाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है, उसका जो थिकनेस है वो 10 माइक्रोमीटर्स है, लाइट की वेवलेंथ क्या यूज की है 5 नैनोमीटर्स, और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए। तो n का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू माइनस वन टी बाय लैम्डा, सही है ना। अब म्यू की वैल्यू कितनी होगी सर, ये तो 1.2 है, तो 1.2 माइनस वन इंटू टी कितना है 10 माइक्रो, मतलब 10 की पावर माइनस 5 अपॉन में लैम्डा कितना 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ओके। अब यहाँ से n की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो बताओ यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 0.2 बाई 5 इंटू कितना 10 की पावर 2, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 100 बाई 25, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो देखो इतना सिंपल ही जेई के क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और पूछे होगा जहाँ पे फ्रिंजेस या मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो गया तो y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इनमें से तुम लोग को ये बेसिक चीजों को याद रखना है, ओके। तो इतना नोट डाउन कर लो बच्चों। अब हम लोग टॉपिक चालू करेंगे डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब तक इंटरफेरेंस वो सारा पढ़ लिया अच्छे से, सारे जितने भी केसेस है वो सब बता दिया। अब डिफ्रैक्शन,
ठीक है। तो डिफ्रैक्शन का बेसिकली मतलब क्या होगा, जब ऑब्स्टैकल, मान लो कि कोई ऑब्स्टैकल है या एपर्चर बोलो, ठीक है, और जो हमारी वेव है उसका वेवलेंथ अगर इस ऑब्स्टैकल के अपर्चर के इक्वल हो गया तो लाइट की बेंडिंग शुरू हो जाती है, वेव्स की बेंडिंग शुरू हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। ऐसे करके जैसे मेरी आवाज दूसरे रूम में भी जा रही होगी, क्योंकि साउंड का इजीली डिफ्रैक्शन हमको दिखाई दे सकता है, ठीक है, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, बट लाइट का डिफ्रैक्शन इजीली दिखता है क्योंकि लाइट की वेवलेंथ कम होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम में आप देखोगे, ओके, तो लाइट के वेवलेंथ के लिए, लाइट के इसके लिए डिफ्रैक्शन लेवल को स्लिट का भी बहुत छोटा करना पड़ता है, तब जाके आपको उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। तो एक बेसिक आइडिया जो सबको पता रहता है। हमारे इसमें बीच में ज्यादा देखने जो आता है वो आता है फ्राउनहोफर्स। फ्राउनहोफर्स सिंगल स्लिट आता है या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी इसको बोलते हैं। ये होता क्या है उसको मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, यहाँ पे एक सिंगल स्लिट को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे स्क्रीन होती है, ओके। ये स्लिट का जो विड्थ होता है उसको ए लिखते हैं। क्या क्लियर है बच्चों? ओके। यहाँ पे जो पैटर्न देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे करके ये जाता है, ओके। स्टार्टिंग में आपको इंटेंसिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, बट 2-3 इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम होने के बाद इंटेंसिटी एकदम चली जाती है। तो इतना ध्यान रखेंगे। ये हमारे लिए क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा। ये बच्चों क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, ओके। नाउ ये जो पार्ट है ये क्या होगा, ये होता है फर्स्ट मिनिमा। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट मिनिमा। नीचे भी क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा। अब क्वेश्चन कैसे आता है, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस ये होता है लैम्डा डी बाई ए, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी। ये वाई जो नीट 2023 में पूछा था। वैसे ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी लैम्डा डी बाई ए होगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ, ये दोनों आपको क्या करना है, याद रखना है। अब क्वेश्चन एक तो क्या पूछेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस बताओ, वो कर लिया। दूसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमास, दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस बताओ सर। ये होगा 2 लैम्डा डी बाई ए। क्या क्लियर है? तो ना तीसरा क्वेश्चन जो इस पे ज्यादा करके आता है वो आता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या पूछते हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब विड्थ बताओ, क्या यही विड्थ होगा, तो ये विड्थ को क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा डी बाई ए। यहां तक बात क्लियर है क्या सब लोग को? ठीक है। तो जब लाइट इधर आएगी तो बेसिकली उसका इधर क्या होगा, क्या बेंडिंग शुरू हो जाएगा, और इस टाइप का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, किसमें, डिफ्रैक्शन में। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि ये इंटरफेरेंस जैसा नहीं कि इंटेंसिटी हर जगह कांस्टेंट है। इंटेंसिटी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रहती है, बाद में कम होती है। कितनी कम होती है वो सब बहुत ज्यादा लोग नहीं पूछते। क्लियर है ना? फिर इसके आगे डिफ्रैक्शन में ये ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस क्या होती है। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस क्या होती है, थोड़ा उस पर बात करते हैं। कंडीशन फॉर मिनिमा, इसको भी याद रखना है। कहां से आया अभी कोई इतना जरूरी नहीं है। तो कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होगा, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। सर ये देखा सा लग रहा है, अगर आपको मैं इस पे इंटरफेरेंस में लेके जाऊं तो वहां पे हम लोग डेल्टा x को क्या लिखते थे, d sin थीटा। अब d की जगह क्या लिखेंगे, a sin थीटा। तो a sin थीटा किसके इक्वल होगा, n लैम्डा। सर ये तो गलत लिखा है, नहीं, डिफ्रैक्शन में थोड़ी चीजें उल्टी हो जाती है, ये याद रखना है। जहां पे n की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 1 2 1 3, ओके। नाउ कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ये मिनिमा क्यों मिला। अब मैक्सिमा की जो कंडीशन होती है, a sin थीटा will be equals to 2n plus 1 lambda by 2, where n starts from 1 2 1 3 and so on, ओके। इतना ध्यान रखना है। इससे आपको फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा वो सब देखने को मिलेगा। और ये तो क्या हमारे लिए सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये दोनों कंडीशन आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर इतनी सारी चीजें याद है तो हम लोग इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लो।
बच्चों अब डिफ्रैक्शन में पहला क्वेश्चन करेंगे, ये नीट 2016 में आया था। तो क्वेश्चन क्या है, इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व, मतलब फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व एट एन एंगल कितना 30। तो जो फर्स्ट मिनिमा था वो कितने पे ऑब्जर्व हुआ 30 पे। तो इसके हिसाब से कंडीशन क्या होती है सर बच्चों मिनिमा की, बताओ सर। वो होता है एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या, ए साइन थीटा। हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम मतलब एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो लैम्डा विल बी ए साइन थीटा 30 मतलब कितना 1/2। तो ए यहां से क्या आ जाएगा 2 लैम्डा, इसको फर्स्ट बोल लेते हैं। कितनी बात क्लियर है। आगे व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट, व्हेन वेवलेंथ कितना है यहाँ पे 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व एट एन एंगल। अब सेकेंड मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है सर, वो होता है ए साइन थीटा। किसके इक्वल होता है बच्चों ए साइन थीटा, वो होता है 2n+1/2 लैम्डा। मैक्सिमा फर्स्ट सेकेंडरी मतलब एन की वैल्यू क्या रखेंगे सर 1 रखेंगे, तो ए साइन थीटा विल बी 3/2 लैम्डा। हाँ सर लैम्डा की वैल्यू क्या है सही, तो 2 लैम्डा। तो साइन थीटा यहां से कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 3/4। एक ही जगह आप 2 लैम्डा रखोगे ना, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो थीटा यहां से क्या आ जाएगा सर, ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ क्या भैया 3/4। ओके तो इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन को हम लोग याद रखें, ऐसे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो कॉपी कर लो बच्चों। अभी हम लोग जेईई मेंस के 2025 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये भी डिफ्रैक्शन पर ही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द मेजर्ड एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द सेकंड मिनिमम टू द लेफ्ट of the central maxima and the third minimum to the right of the central maxima is 30 डिग्री। तो सर लोग बोल क्या रहे हैं, ये मान लो कि हमारा सिंगल स्लिट है, ओके, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। तो यहां से θ1 सेकेंड मिनिमम और यहां से θ2 मतलब थर्ड मिनिमम, ओके। इन दोनों का जो पूरा एंगुलर सेपरेशन है, ये जो पूरा है ये बोला गया है 30 डिग्री, ओके। और हमसे पूछ रहे हैं कि स्लिट का विड्थ बताओ। तो ये क्वेश्चन है कि जो अभी आपके 2026 के, ठीक है, 2026 के पेपर में आपको ये चीज देखने को मिल सकती है, ओके। तो करते इसको सॉल्व सर, कैसे करना है। थीटा, चलो डेल्टा एक्स क्या होता है सर, ये तो ए साइन थीटा होता है। डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, एन लैम्डा विल बी इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो आप बच्चों मुझे बताओ कि इधर एन पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या दिया सर सेकंड मिनिमम मतलब 2 लैम्डा विल बी इक्वल्स टू ए साइन θ1। हाँ सर, वैसे ही 3 लैम्डा विल बी ए साइन θ2। क्या क्लियर है इतना। हाँ अब क्लास मुझे एक ये चीज बताओ कि क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा बहुत ज्यादा छोटा है सर, ऐसा क्यों बोल रहे कि थीटा बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जो लैम्डा है वो नैनोमीटर्स में, लैम्डा नैनोमीटर्स में, और जो स्लिट का विड्थ है वो माइक्रोमीटर्स में पूछ रहे हैं। मतलब थीटा बहुत छोटा होगा, जब थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या रख सकते हैं हम लोग थीटा। क्लियर है, मैं ये वाली मैथ्स क्यों लगा रहा हूँ। हाँ? आपको भी एग्जाम में अगर दिख गया कि इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड बैठ रहा है तो उसको इस तरह हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से बच्चों 2 लैम्डा विल बी ए इंटू क्या हो जाएगा θ1। तो ये θ1 की वैल्यू क्या मिलेगी 2 लैम्डा बाई ए। वैसे ही θ2 की वैल्यू क्या मिलेगी 3 लैम्डा बाई ए। हाँ सर, अब इधर से जो θ1 प्लस θ2 है वो कितना है 30 मतलब कितना होगा π/6। हाँ सर, θ1 मतलब कितना 2 लैम्डा बाई ए और ये कितना 3 लैम्डा बाई ए। हाँ सर इतना ही है ना। अब यहां से जब अभी हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 लैम्डा बाई ए विल बी इक्वल्स टू क्या π/6। ओके, इधर से 5 इंटू कितना 628 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन ए विल बी इक्वल्स टू क्या। क्लियर है। अब इधर से बच्चों ये पाई और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 20। तो a विल बी 30 इंटू क्या 20 इंटू 10 की पावर -9। तो a यहां से कितना होगा, a बताओ बच्चों
ए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये सही क्या है ना, इतना 28, तो ये आएगा 600 इंटू 10 की पावर -9, तो ए विल बी कितना, ये आएगा 0.6 माइक्रोमीटर्स, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरह उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, डिफ्रैक्शन पे। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, एट द फर्स्ट मिनिमम एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब फर्स्ट मिनिमा की क्या हो रही है, बात हो रही है। ओके, फर्स्ट मिनिमा का मतलब क्या हो रहा है, पहले थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसे करके पूछे। तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, थोड़ा सा मिस कर दूंगा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मिनिमा है। ओके, in a single slit diffraction the phase difference between the Huygens wavelet from the edge of the slit and the wavelet from the middle, मतलब यहाँ पे कोई दो वेवलेट्स है, ठीक है, और ये दोनों इधर जाके टकरा रहे हैं, तो इन दोनों वेवलेट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा ये पूछ रहा है। अगर ए होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बट यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस कितना है, a/2, कितना है, a/2। तो इधर बच्चों, इधर जो पार्ट डिफरेंस होगा, ये जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा भाई, a sin थीटा नहीं लिखेंगे, अब जो डेल्टा x हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब जो डेल्टा x लिखेंगे वो होगा a/2 sin थीटा। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, देखो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। मान लो कि ये वेवलेट्स इधर जाके गई मीट की, ओके, ये ट्रायंगल में देखना, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। नाउ दिस, ये आपके लिए क्या होगा, ये जो पार्ट है ये होगा डेल्टा x, ये एंगल क्या है, थीटा, ये है 90 और ये क्या है डेल्टा x, और ये पाथ कितना है, ये डिस्टेंस कितना है a/2, ये a/2 है, क्लियर है। अब साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन में क्या, हाइपोटेन्यूज, तो डेल्टा x यहां से क्या आएगा a/2 साइन थीटा। ये तो मैंने आपको वाईडीसी में थोड़ा बहुत बताया था पार्ट डिफरेंस का, कहते बात क्लियर है। चलो सर आगे करते हैं, थोड़ा सा बस भटक गए थे हम लोग, आगे समझते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि आपको पार्ट डिफरेंस से क्या निकालना है, अभी फेज डिफरेंस। ओके, तो उसको करते हैं अभी, यहां पे क्लियर है ना। सो जो डेल्टा x होगा, डेल्टा x हमारे पास क्या है सर, वो आया a/2 साइन थीटा। हाँ, डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या होता है फेज डिफरेंस का, बताओ जल्दी सर। वो कुछ होता है 2π/λ डेल्टा x, तो ये क्या आएगा लैम्डा, डेल्टा x मतलब a/2 साइन थीटा। सो डेल्टा फाई यहां से क्या आ जाएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से समझो। तो डेल्टा फाई क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल, तो इट इज π/λ इनटू क्या, a sin थीटा। हाँ सर, ओके। नाउ उस पॉइंट पे क्या बन रहा है सर, फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, ठीक है। मिनिमा के लिए क्या था सर, मिनिमा के लिए आपने बताया था कि डेल्टा x होता है a sin थीटा और फर्स्ट, और डेल्टा x को क्या लिखता है n लैम्डा, और वो a sin थीटा होता है ना भाई। भले मुझसे उन लोग अभी इसमें उन लोग h पे और मिड पॉइंट पे पूछ रहे हैं, बट ये कंडीशन तो चेंज नहीं होगी ना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन तो अभी भी हो रहा है, और फर्स्ट मिनिमा मतलब क्या, n की वैल्यू 1, तो a sin थीटा अभी भी किसके इक्वल होगा, लैम्डा के ही इक्वल होगा। तो आपको a sin थीटा को यहां पे पुट कर देना है, तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई रेडियंस। क्या आ जाएगा इसका आंसर, पाई रेडियंस। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ए। तो क्या क्या चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, डेल्टा x सीखा, फेज डिफरेंस सीखा, और जो कंडीशन दी थी उसका यूज किया। ओके, तो इतना नोट डाउन कर दो। चलो बच्चों एक और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, डिफ्रैक्शन में फिर पोलराइजेशन में। अब जब हमने इंटरफेरेंस वो सारी चीजें पढ़ ली है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन भी देख लिया है, और डिफ्रैक्शन भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट फॉर्मूलेस क्या होते हैं, नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी हम लोगों ने देख लिया है। ओके, ये भी नीट 2016 में ही पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको भी। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ लीनियर एपर्चर हुज विड्थ मतलब क्या, हम लोग लीनियर एपर्चर दिया हुआ है, तो बेसिकली ऐसे कुछ होगा। तो a की वैल्यू हम लोग को बोली गई है, a कितना दिया 0.02 सेंटीमीटर, तो इट इज 0.02, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, चलेगा क्या, ऐसा यूनिट, ठीक है। इज प्लेस इमीडिएटली इन द फ्रंट ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या दिया है, यहाँ पे एक लेंस लगा है, ओके,
अब पता है यहाँ पे अब जो हमारी रेज है बच्चों कैसे इंफिनिटी से आ रही होगी। हाँ सर, जब रेज इंफिनिटी से आती है तो कहां पे आके मीट करती है, फोकस पे, ठीक है। तो बेसिकली वो यहाँ पे आके मीट कर रही होगी, तो ये जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग डी बोलते हैं वो अभी के लिए किसका काम करेगा, एफ का, इसलिए ये वाला क्वेश्चन लिया। अब ढंग से समझो कि जब रेज आएगी तो कहीं ना कहीं आके कन्वर्ट करने वाली है। हाँ, तो यहाँ पे कैपिटल डी नहीं दिया, उसकी जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, एफ, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा सर, ये होगा 60 है ना, जिसको कैसे लिखते थे 6 की पावर -1 मीटर, सही है। आगे, द aperture is illuminated normally by a parallel beam of light of wavelength lambda। भाई लैम्डा कितना दिया है 5 × 10 की पावर -5, मतलब कितना 5 × 10 की पावर -7 मीटर्स। द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड, आपको फर्स्ट डार्क बैंड का मतलब फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस क्या सिखाया था, y का वैल्यू बताओ, इट वाज लैम्डा d by स्मॉल a, इट वाज फर्स्ट मिनिमा। एक बार अगर हम नोट्स भी इसके साथ बना रहे हो तो ये मैंने कराया था, ओके। तो यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू कितनी 5 × 10 की पावर -7, कैपिटल D कितना 6 × 10 की पावर -1, स्मॉल a कितना सर 2 × 10 की पावर -4, इधर से ये 1 सा ये 3, ये आएगा 15 × 10 की पावर -4 मीटर्स, या ये आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर्स। देख लो तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें भैया, डी वाला 0.15 मीटर्स। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, अपने सारे क्वेश्चंस को लगा लिया। तो कहते हो सबको अच्छे से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा डिफ्रैक्शन का। अब इसके बाद हम लोग अपना लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे, पोलराइजेशन, ओके। अब तक काफी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो पोलराइजेशन भी हम लोग करेंगे, क्योंकि नीट में 2025 में 2 क्वेश्चन आए थे पोलराइजेशन से, उनको भी देखेंगे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी चेक करेंगे, ओके। तो इतना नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अभी हम लोग पोलराइजेशन स्टार्ट करेंगे। पोलराइजेशन में 2 चीज है, एक लॉ ऑफ मैलस है और एक ब्रूस्टर एंगल या ब्रूस्टर लॉ है, ठीक है। मतलब पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये पहला पार्ट देख लेते हैं। हाँ, पोलराइजेशन होता है जब आप एक अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करते हो, वो प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे हम लोग पोलरॉइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पोलराइज, कुछ नहीं क्रिस्टल्स होते हैं, टूरमालिन क्रिस्टल्स इनको बोलते हैं, ओके। तो ये होते हैं पोलरॉइड्स, पहले वाले को पोलराइजर बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या है क्लास, सर एक अनपोलराइज का मतलब क्या है, अनपोलराइज का मतलब है कि जो ये मान लो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब लाइट वेव मेरी ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 प्लेन में क्या करता है, ऑसिलेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, 2 प्लेन में क्या करता है, ऑसिलेट। मान लो एक प्लेन किधर कर रहा है और उसे परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बच्चों एक अनपोलराइज लाइट, ओके। तो जो हमारा पोलरॉइड है, जो पोलराइजर है, वो बेसिकली क्या करता है, एक प्लेन को तो ट्रांसमिट होने देता है और एक को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये ट्रांसमिशन एक्सिस होगा जिसके थ्रू उसको पास होगा और दूसरे वाले को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब। कितनी बार, ठीक है, हाँ सर। अब इधर से तो मान लो कि एक को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये कुछ इस तरह आ गई। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इंटेंसिटी I0 है तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I0/2। सर I0/2 क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे इसने एक प्लेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो हमेशा। अब दूसरा अब ये मेरा दूसरा पोलराइजर है, ओके। ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है। नाउ ये क्या बना रहा है, एंगल थीटा, और इसको बोलते हैं एनालाइजर, जो पोलराइजर के बाद लगाते हैं। अब इधर ही आप मैलस लॉ का यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो I होगा वो होगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा। क्या होगा ये, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। मतलब जो रेज है वो इस तरह चलना शुरू करेगी। अगर इसके आगे आ गया तो वो जो अब इसमें और तीसरे वाले के साथ जो एंगल होगा फिर उसका यूज कर लेंगे। क्या यहां तक बेसिक बात समझ में आ गई। पहले वाले में जाओगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I0/2, ओके। फिर उसके बाद इस दोनों पोलराइड में जो एंगल होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो, फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक एनसीईआरटी एग्जांपल देखेंगे। तो इसमें क्या किया, उन्होंने 3 पोलराइड को यूज किया। यहाँ पे
जो वेव्स आ रही है, ठीक है, इधर की इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट। तो जब बच्चों ये पहले से पास होगा तो तब इंटेंसिटी क्या होगी, आई नॉट बाई टू, तभी क्या होगा, आई नॉट बाई टू का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे रखा हुआ है, हमेशा पहले वाले से आपको क्या करना है, हाफ करना है। कितनी बात क्लियर है, हाँ सर। इसके आगे क्या लॉ ऑफ मैलस को यूज करेंगे, हाँ। ये एंगल कितना बना रहा है सर, ये तो थीटा बना रहा है, तो इधर क्या होगा इंटेंसिटी, इसको आगे लिख लेते हैं, इट विल बी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। अब मुझे बताओ ये सेकंड वाला थर्ड वाले के बीच में एंगल कितना है, बताओ। क्या ये जो थर्ड वाला है क्या वो ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, अगर ये थीटा है तो सर ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो जो I2 होगा, I2 विल बी I1 इनटू cos स्क्वायर। I2 समझो ना, इधर से जो लाइट पास होगी उसकी इंटेंसिटी है, और ये पहले की क्या थी, I1। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो बेसिकली जो I2 होगा दैट विल बी I1 इनटू क्या सर, sin स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया, हाँ। आगे अब जो मैं I2 लिखूंगा, I2 विल बी क्या, I नॉट बाई टू cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसके आगे ढंग से देखना। अब मैं क्या करूंगा, I नॉट बाई टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ज्यादा क्लियर है सर। ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कर दो, 2 साइन थीटा cos थीटा, आप इसका स्क्वायर कर दो। तो यहां से आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसको याद रखना, ठीक है। जब भी पहले और तीसरे पोलराइजर के बीच में, मतलब जब पहले और तीसरे पोलराइजर परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है, तब आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, तो इतना नोट डाउन करो, फिर भी यूज करते हैं। नीट 2025 का अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइज्ड शीट इज प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस polarized at 22.5 from the polarized axis of one of the polarized। मतलब कैसा है कि दो क्रॉस पोलराइज, मतलब एक ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल है, और इनके बीच में पोलराइजर लगा है, ठीक है, जो कितना एंगल बना रहा है, 22.5। इससे डायग्राम समझ जाओगे ना, वो ट्रायंगल जो बना तो, ठीक है सर। ये पहले क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको सिखाया था वैसा ही है, बट इसमें एक कैच है, क्या, I नॉट इज द इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू फर्स्ट पोलराइड। मतलब अब इंटेंसिटी हाफ नहीं, अब इंटेंसिटी क्या हो गई, I नॉट। क्लियर है। तो अब इधर होगा क्या, जब इससे पास होगा तो ये होगा I नॉट बाई टू, नहीं, अभी I नॉट बाई टू इधर से नहीं होगा, अब ये क्या होगा, ये होगा I1 जो होगा, ये होगा I नॉट cos स्क्वायर कितना, अभी के इसको थीटा मान लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा। ये पार्ट कर दो, जो पहले एग्जांपल कर रहा है उसमें चेक करो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि इसके बाद इंटेंसिटी I नॉट होगी। अब जब इधर से पास होगा बच्चों, ये एंगल कितना होगा सर, ये तो 90 माइनस थीटा होता है, तो इधर से जो I2 होगा दैट विल बी I नॉट cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है। वो पहला वाला एग्जांपल आपको कितना हेल्प करेगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्या करेंगे, वही 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो जो I2 आएगा दैट विल बी I नॉट बाई 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, ये सारी चीज हम लोग नोट्स में सिखाते थे। थीटा की वैल्यू कितनी, 22.5। बहुत सारे बच्चे इसको देख के डरते थे, अरे एक्सेस में सॉल्व करोगे तो 2 थीटा है, 2 मतलब कितना 45, साइन 45 मतलब 1/√2 उसका स्क्वायर, तो I2 कितना आ जाएगा, I नॉट बाई 8। क्या इसका आंसर आएगा, I नॉट बाई 8। तो इस तरह तरीके से अगर करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो इतना नोट डाउन कर लो। लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, ये जेईई में 2025 में आया है, तो इसको एक बार आप ट्राई करके बताओ। तो इससे ये भी कि स्टेप के भी हमारे इस पे नीट में पूछ सकते हैं, तो करो जल्दी, ठीक है। सबने वीडियो पॉज करके कर लिया ना, हाँ चले। तो यहाँ पे देखना क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज बहुत अच्छी है इसकी। क्या बोल रहे हैं, टू पोलराइजर P1 and P2 placed such that the intensity of the transmitted light will be 0। अब एक कब पॉसिबल है, जब एक पोलराइजर को मैंने ऐसे लगा के रखा हुआ है वर्टिकल, ठीक है, इधर से लाइट आ रही है, और एक पोलराइजर मैंने हॉरिजॉन्टल लगा दिया। तो अगर मैं यहाँ पे मैलस लॉ यूज करूंगा तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि
पहला और तीसरा जो पोलराइजर है इनके बीच में एंगल 90 है। अब क्या बोल रहे हैं, अ थर्ड पोलराइजर P3 इज इंसर्टेड बिटवीन P1 एंड P2 एट अ पर्टिकुलर एंगल। P1 एंड P2, ठीक है, यहाँ पे एट अ पर्टिकुलर एंगल बिटवीन P2 एंड P3, ठीक है। तो ये है P1, ये है P2। The transmitted intensity of light passing through all three polarizer is maximum. So the angle between P2 और P3 क्या होगा, मतलब यहाँ पे कहीं हमारा पोलराइजर लगा हुआ है, ठीक है, और इसका एंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, थीटा। मतलब P2 और P3 के बीच में हम लोग से पूछ रहे हैं। इधर से एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बच्चों, ये वाला केस मैंने करा के रखा था, इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, इधर एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। हमको तो फॉर्मूला भी याद है, आई का क्या होता है, इट इज I0/8 क्या साइन स्क्वायर 2 थीटा। हाँ, मैक्सिमम मतलब क्या, इसको मैक्सिमम करना है। हाँ, अब ये बताओ साइन थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। कब होता है सर, 90 पे। मतलब ये जो एंगल है 2 थीटा वो किसके इक्वल होगा, 90 मतलब π/2 के। इतनी बात आई ना समझ में। तो थीटा यहां से कितना आ जाएगा, π/4। हो गया वाला क्वेश्चन, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आ जाएगा, B 45। क्या सबको ये वाली बात क्लियर है, ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये जेईई मेंस 2021 में आया था, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप, मैं चाहता हूँ एक बार इसको आप खुद से ट्राई करो, फिर इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। कर लिया सबने खुद से ट्राई। अब देखो क्या बोल रहे क्वेश्चन में, अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन। तो एक लाइट का सोर्स है और उसके सामने स्क्रीन है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन अ स्क्रीन इज I। तो जो लाइट निकल रही है स्क्रीन पे, वहां पे उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I। टू पोलरॉइड, अब 3 नहीं, अब 2 पोलरॉइड्स को P1 P2 is placed in between the source of light, okay, and the screen such that the intensity of the screen is I/2। तो पहले इंटेंसिटी कितनी है, I/2। तो यहाँ पे मान लो कि हमारा सोर्स है और 2 पोलराइड्स है। स्टार्टिंग पता है दोनों पोलराइड्स सर पैरेलल होंगे। सर पैरेलल क्यों होंगे, थोड़ा सा बता दो। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे इंटेंसिटी कितनी बोल रहे, I/2। अगर यहाँ पे I है तो जब पहले से पास करते तो सर इंटेंसिटी कितनी है, सर I/2 होती है। अब बोल रहे कि स्क्रीन पे भी इंटेंसिटी I/2 है, तो बेसिकली पैरेलल होगा ना, तब जाके तो इतनी इंटेंसिटी पास होने देगा। अगर कोई एंगल होता तो कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल देता। तो स्टार्टिंग में थीटा क्या है, 0। हाँ सर। फिर ये है P1 और ये है P2। नाउ P2 शुड बी रोटेटेड बाय एन एंगल। अब मुझे P2 को कितने एंगल से रोटेट करना चाहिए, सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द स्क्रीन बिकम्स 3I/8। इंटेंसिटी अब कितनी हो जानी चाहिए, 3I/8, ओके। एक तो बस मेरे पास ये ब्लैक मार्कर नहीं था, ठीक है, इसके बार बार आपको क्वेश्चन का कलर अलग दिख रहा होगा, तो उसमें मैंने रेड और ब्लू मिक्स कर दिया, क्योंकि रात के समय मैं कहाँ इसके घूमते बैठूंगा, ठीक है, ऐसे ही पता नहीं बोल दिया। अब इधर देखो, यहाँ पे ये जो पोलराइजर है इसको कुछ हमने क्या किया, एक एंगल से रोटेट किया, सर ये तो थीटा हो गया। हाँ, अगर ये I है तो सर ये क्या होगा, I/2, और इधर से इंटेंसिटी क्या होगी, I/2 cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर, कितना होगा ये, I/2 cos स्क्वायर थीटा, सही है। अब ये जो इंटेंसिटी हो रही है, ये जो यहाँ पे इंटेंसिटी हो रही है I/2 cos स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा, 3I/8 के। सो 3I/8 विल बी इक्वल टू क्या, I/2 cos स्क्वायर थीटा। I से I कैंसिल, तो cos स्क्वायर थीटा कितना, 3/4। तो बच्चों cos थीटा कितना, √3/2। तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू बच्चों, थीटा की वैल्यू यहां से आ गई 30 डिग्री, ओके। अब सॉल्यूशन के बाद शायद आपको ये क्वेश्चन काफी इजी लगे, क्योंकि सर करना ही क्या था, ये तो हमको अभी भी पता है, बट इसकी लैंग्वेज काफी अच्छी है। और एग्जाम में जब तक आप लैंग्वेज अच्छे से डिकोड नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो इस पे जरूर आप लास्ट के 2-3 महीनों में काम करो, ओके। तो नोट डाउन करो बच्चों, अभी वेव ऑप्टिक्स हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। आई होप कर तो सब लोग हम लोगों ने अराउंड शायद 20-30 क्वेश्चन कर लिए होंगे पूरे वेव ऑप्टिक्स में, तो आपने सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। अभी लास्ट टॉपिक और बाकी, इस पे भी नीट ने 2025 में पूछा था, ओके। तो हमारा अच्छे तरीके से वेव ऑप्टिक्स आपने नीट 2026 के लिए रेडी हो गया है। हाँ, तो अभी लास्ट कर देते हैं, ओके। तो इसमें करना क्या, जो ब्रूस्टर थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप सीखेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ओके।
तो होता क्या है, यहाँ पे मान लो कि एयर एक मीडियम है, ओके, और अभी के लिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं वाटर, या कोई भी एक डेंसर मीडियम, ठीक है, कोई भी एक डेंसर मीडियम। हाँ, अब उन्होंने क्या बोला, जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, ये एक अनपोलराइज लाइट है। ये क्या है बच्चों, हमारी एक अनपोलराइज लाइट है, ओके, इट इज एन अनपोलराइज्ड लाइट। उन्होंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर एंगल पे, जिसको आईपी लिखते हैं, पोलराइजिंग एंगल, उस पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली क्या होती है, पोलराइज, ठीक है, बट वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और नीट के पीवाईक्यू में भी पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ ई इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन से क्या करती है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, दिस रिफ्रैक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज्ड। ये हमारी क्या होती है, ये होती है पार्शियली पोलराइज्ड। सर पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब क्या होगा कि कुछ पार्ट तो इसका पोलराइज हो जाएगा और कुछ पार्ट नहीं होगा। ये इस टाइप का कुछ पैटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये क्या होता है, पार्शियली पोलराइज। यहाँ पे tan IP इज इक्वल टू म्यू, ये तो याद रहेगा, ये लर्न होना चाहिए, ओके। एंड एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कंप्लीटली पोलराइज। ये हमारे लिए क्या होता है, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है। कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होता है, 90। इतना अच्छे से याद होना चाहिए, ओके। तो पहले इतना नोट डाउन करो, फिर इसका क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अभी नीट 2025 का भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये वाला ऐसा बहुत बच्चों ने किया होगा, ओके। तो इस साल जो दोनों क्वेश्चन आए थे दोनों पोलराइजेशन पर थे। तो यहाँ पे क्या दिया, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रैवलिंग इन एयर एंड इंसिडेंट ऑन अ मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, 1.73। तो क्वेश्चन आएगा आईपी। देन हम लोग को पता है कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कंप्लीटली पोलराइज होती है, और जो ट्रांसमिटेड मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो पार्शियली पोलराइज होती है। तो पहले उन्हीं को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रे आर परफेक्टली पोलराइज्ड। ये तो तभी गलत हो गया। यहाँ पे सेकंड, रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60। ये सही हो सकता है, बट ये एंगल चेक करना पड़ेगा कि क्या हुआ। ट्रांसमिटेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, नहीं ये गलत हो गया। रिफ्लेक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज्ड एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं ये गलत हो गया। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, बी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड तो होती कंप्लीटली पोलराइज, को तो मैं हटा नहीं सकता। अभी एंगल के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमको पता है यहाँ पे जो म्यू होता है, क्या होता है बच्चों, क्या tan IP होता है यहाँ से, तो IP क्या होगा, ये होगा tan इनवर्स ऑफ म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.73, मतलब क्या, √3। तो tan, तो IP क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ √3। tan थीटा √3 कब होता है, 60 पे, तो IP की वैल्यू कितनी आ गई, 60, जो यहाँ पे दिया है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। जो अभी तुम लोग को सिखाया था एज इट इज उसी पर ही उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन पूछा है। तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। 2 क्वेश्चन उन्होंने नीट 2025 के ऐसे ही कर लिया, ओके। तो अगर हम लोग सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे तो आसानी से हम लोग नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो इधर नोट डाउन करो, फिर एक और करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। ये नीट 2020 में पूछा था, ओके। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा एंगल IP फॉर एन इंटरफेस शुड बी, ये थ्योरेटिकल है, याद भी होना चाहिए। यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है, चलो यहाँ पे IB यूज किया, तो tan IB शुड बी इक्वल्स टू क्या, म्यू। क्लियर है तो ना। अब ये हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इंसिडेंट होती है क्या वो एयर से मीडियम में जा रही होती है, और मैं आपको मीडियम बताया था कि कोई भी डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम क्या, म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होनी चाहिए ना। म्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए, मतलब tan IB शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 1। tan थीटा 1 कब होता है सर, 45 पे, 1 से ज्यादा मतलब जो IB है उसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली 45 से तो ज्यादा होनी चाहिए।
तो कौन सा ऑप्शन में 45 से ज्यादा है? एक तो थर्ड वाले में, सेकंड वाले में और डी वाले में, ये तो गलत हो गए। दूसरा ऑब्वियस है, वो जो म्यू है वो इन्फिनिटी से तो कम ही होना चाहिए ना, मैं म्यू को इन्फिनिटी तो नहीं रख सकता। ओके, तो यहाँ पे जो tan IBA शुड ऑल्सो बी लेस देन इन्फिनिटी। अब tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है सर? वो तो 90 पे होता है, तो उससे कम। तो यहाँ पे जो IB की वैल्यू शुड बी लेस देन क्या? 90। तो जो आपका एंगल है वो 45 और 90 के बीच में ही होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो तो इतना नोट डाउन कर लो।